हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही, हमारी क्लास 9th की कॉमर्स यानी वाणिज्य की जो सीरीज़ है वो चल रही है, जिसमें मैंने अपना फर्स्ट चैप्टर अपलोड कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, मैं अपना सेकंड चैप्टर अपलोड करूँगी, जो मतलब आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि है दोहरा लेखा प्रणाली की डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, जो दोनों साइड को, जो अगर आप अकाउंट बुक बना रहे हो, आप अपना अकाउंट बुक तैयार कर रहे हो, तो अगर आपके डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्षों को क्या कर रहा है, वो प्रभावित कर रहा है। ठीक है, दोनों पक्षों में अगर वो एंट्री हो रही है तो हम उसी को क्या बोलते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली। ठीक है, तो आइए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो भी आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर क्या है, दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम। दोहरा लेखा प्रणाली व्यापारिक लेन देन का लेखा करने की वह प्रणाली है जिसके अनुसार प्रत्येक लेन देन को दो पक्षों में लिखा जाता है। ठीक है, दोहरा लेखा प्रणाली यहाँ पे बोल रहा है व्यापारिक लेन देन का लेखा करने की वह प्रणाली, मतलब व्यापारिक लेन देन, अगर बिजनेस में आप क्या कर रहे हो, क्रय कर रहे हो या विक्रय कर रहे हो, मतलब परचेज या सेल्स कर रहे हो आप अपने बिजनेस में, तो वो क्या कर रहा है, तो परचेज सेल्स का ये वो तरीका है जिसमें क्या है, जिसके अनुसार जो लेन देन हो रहा है, मतलब जो परचेज और सेल हो रहा है, उसमें क्या होगा, आप उसको डेबिट साइड भी लिखोगे और आप उसको क्रेडिट साइड भी लिखोगे, मतलब दोनों तरफ को क्या होगा, वो प्रभावित करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे राम ने माल खरीदा, ठीक है, तो क्या होगा, ये परचेज अकाउंट में भी जाएगा और राम को भी प्रभावित करेगा। ठीक है, दोनों में कुछ ना कुछ आएगा, आपका क्या होगा, परचेज बढ़ेगा और राम के पास से क्या होगा, पैसे घटेंगे। तो ये क्या है, दोहरा लेखा प्रणाली है। ठीक है, कि दोनों पक्षों को क्या करता है, इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्रणाली व्यापारिक लेन देन का लेखा करने की, मतलब लिखने का वो तरीका होता है, वो एक नियम होता है जिसके अनुसार आप कोई भी परचेज करो या सेल करो, ठीक है, जिसको क्रय विक्रय भी आप बोलते हो, तो आप कोई भी क्रय करो या विक्रय करो, उसको आप दोनों पक्षों में लिखोगे। ठीक है, एक ऋणी पक्ष और दूसरा क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट, एक क्रेडिट और एक डेबिट होता है। ठीक है, दोनों पक्षों में आप उसको लिखते हो। अब हम पढ़ते हैं इसका थोड़ा सा, इसको ज़्यादा जानने के लिए हम इसका डेफिनेशन देखते, मतलब डेफिनेशन के इसका मीनिंग देखते हैं क्या होता है। आधुनिक समय में पुस्तपालन की अनेक प्रणालियां प्रचलित थी। मतलब पहले के समय में पुस्तपालन, ठीक है, पुस्तपालन मतलब आप लोग जान रहे होंगे, उसकी क्या होती, बहुत सारी मतलब अकाउंटिंग के बहुत सारे तरीके हुआ करते थे। ठीक है, मतलब कि बहुत सारे तरीके हुआ करते थे, मतलब कि कोई एक निश्चित नियम नहीं था, बहुत सारे तरीके थे, जिसको जैसे करना होता था वैसे करते थे। उन सभी में से दोहरा लेखा प्रणाली सबसे अधिक प्रचलित व लोकप्रिय है। ठीक है, बहुत सारे क्या है, आज भी आधुनिक समय में क्या है, बहुत सारी प्रणालियाँ, मतलब बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रणाली, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किसको माना गया है, दोहरा लेखा प्रणाली को, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस भी है और लोकप्रिय भी है। इसको सब लोग जानते हैं और सब लोग ज़्यादातर इसी को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं अपनी एंट्रीज करने के लिए। व्यापारी एक ऐसी प्रणाली का प्रयोग करना उत्तम मानता है जो प्रणाली सरल, पूर्ण, वैज्ञानिक और नियम अनुसार होता है। ठीक है, कोई भी बिजनेस, मतलब इसमें बोल रहे कोई भी व्यापारी, ठीक है, जो बिजनेसमैन है या व्यापारी, वो कोई भी क्या करेगा, एक ऐसी प्रणाली यूज़ करना चाहेगा, जो मतलब एक ऐसा तरीका यूज़ करना चाहेगा जो क्या हो, जो अच्छी भी हो, ठीक है, और सरल भी हो, मतलब कि वो क्या हो, सरल हो, ईजी हो, ऐसा नहीं हो कि उसको करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको कोई डिग्री चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हो, वो पूर्ण हो, मतलब कि उसके में हर कुछ आता हो। ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं कि सिर्फ उसमें आप कैश की एंट्री कर सकते हो या सिर्फ उसमें परचेज की एंट्री कर सकते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो पूरा होना चाहिए और वैज्ञानिक होना चाहिए, मतलब साइंटिफिक होना चाहिए। ठीक है, और नियम अनुसार उसका एक तरीका होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी व्यापारी क्या करेगा, जो अच्छा रहेगा, और दोहरा लेखा प्रणाली में ये सारी बातें, इसलिए वो क्या करता है, व्यापारी
कोई भी व्यापारी क्या करेगा, अपने बिजनेस के अच्छे के लिए वही चीज़ें यूज़ करना चाहेगा जो क्या हो, सरल भी हो, वैज्ञानिक भी हो, मतलब उसमें सारी खूबियाँ हों। दोहरा लेखा प्रणाली इन सभी शर्तों को पूरा करती है। और दोहरा लेखा प्रणाली क्या है, उसमें ये सारी चीज़ें हैं, मतलब वो पूरा भी है, वो वैज्ञानिक भी है, वो नियम अनुसार भी है। ठीक है, यदि लेखांकन प्रणाली दोषपूर्ण होती है तो आवश्यकता पड़ने पर उसके खाते न्यायालय में साक्ष्य के रूप में मान्य नहीं होंगे। ठीक है, मतलब इसमें बोल रहा है, अगर लेखांकन प्रणाली, अगर आपकी जो प्रणाली है जिससे आप एंट्री कर रहे हो, अगर वो क्या है, गलत है, ठीक है, आप उसमें कोई गलत फॉर्मेट यूज़ कर रहे हो या कोई गलत तरीका यूज़ कर रहे हो, तो वो क्या होगी, वो कोर्ट में जब मतलब कोई अगर जैसे कि कोई विवाद होता है या दो पक्षों में कभी लड़ाई हो जाती है या आपको प्रूफ की ज़रूरत होती है, तो कोर्ट क्या करता है, कोर्ट उसे स्वीकार नहीं करेगा, मतलब उसको मान्यता नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा कि आपकी जो एंट्री है वो आपने गलत प्रणाली यूज़ करके की है। ठीक है, आपकी वो क्या होगा, कोर्ट में अवैध कर दिया जाएगा, मतलब कि उसको माना नहीं जाएगा। ठीक है, यही कारण है कि दोहरा लेखा प्रणाली का प्रयोग बैंक, बीमा कंपनी, बड़ी बड़ी औद्योगिक संस्थाओं तथा व्यापारिक संस्थाओं में किया जाता है। और दोहरा लेखा प्रणाली में ये सारे गुण हैं। ठीक है, मतलब वो सरल भी है, वैज्ञानिक भी है, नियम अनुसार भी है, तो ये सारे गुण होने के कारण ही उसको क्या किया जाता है, बड़ी बड़ी संस्थाओं में, मतलब बड़े बड़े जगह, मतलब जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि बैंक हुआ, इंश्योरेंस कंपनी हुआ, या औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रीज़ हुई, या जो व्यापारिक होते हैं बड़े बड़े व्यापार, उसमें क्या होता है, दोहरा लेखा प्रणाली का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, यही रीज़न है, क्यों, क्योंकि इसमें ये सारे गुण क्या है, मौजूद है। अब हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। ठीक है, तो ओरिजिन पढ़ेंगे हम। देखो, दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म, जैसे कि हर चीज़ों का जन्म होता है, मतलब कि हम क्या, हमारा नाम रखा गया तो ऐसा तो नहीं है कि कोई क्या कर दिया कि ऐसे ही रख दिया। ठीक है, या हम आ गए तो ऐसे ही आ गए, हमारा एक प्रोसेस होता है, हम क्या होते हैं, इंसान भी एक प्रोसेस के थ्रू हम लोग आते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये जो डबल एंट्री सिस्टम है, इसका जो जन्म है, मतलब इसकी क्या ओरिजिन कहाँ से हुई है। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम हम पढ़ेंगे। इस प्रणाली का जन्म इटली में हुआ था। ठीक है, मतलब इस प्रणाली, मतलब इसको सबसे पहले कहाँ मतलब कहाँ, मतलब इसका ओरिजिन हुआ था, इसका विकास कहाँ पे हुआ था, इसका विकास इटली में हुआ था। सन 1494 में इटली देश में वेनिस नगर के निवासी प्रसिद्ध गणित के विद्वान ल्यूकस पेसियोली, ठीक है, इटली में क्या था, 1494 में इटली देश के वेनिस, मतलब इटली एक बहुत बड़ा जगह है ना, तो वहाँ का जो एक नगर है, मतलब कि एक देश, ठीक है, वहाँ का जो वेनिस नगर है, वहाँ का एक निवासी था, मतलब वहाँ का एक रहने वाला था, और वो क्या था, वो गणित का प्रसिद्ध था, मतलब गणित का में बहुत ज़्यादा क्या था, वो माहिर था, मतलब जैसे कि हमारे यहाँ है लोग, तो वो क्या था, गणित में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, कि विद्वान, मतलब गणित का वो सोचो विद्वान उसको बोला गया है। उनका नाम क्या था, उनका नाम ल्यूकस पेसियोली था। ठीक है, ने डी कंप्यूटेस्ट सीक्रेटॉक्सिट डी कंप्यूटाइज स्क्रिप्टरिस नामक गणित की पुस्तक में लेखा पालन की इस विधि का वर्णन किया था। ठीक है, उनकी एक बुक थी जिसका नाम क्या था, डी कंप्यूटाइज स्क्रिप्टूरस। ठीक है, उस पुस्तक, ठीक है, वो एक गणित की पुस्तक थी, उसमें उन्होंने क्या किया था, इस डबल एंट्री सिस्टम का वर्णन किया था, इस विधि का क्या किया था, वर्णन किया था। ठीक है, इसके पूर्व इंग्लैंड में लेखा पालन की दूसरी विधि थी, और मतलब इसके पहले क्या था, जो इंग्लैंड था उसमें जो लेखा पालन था, मतलब जो लेखा करते थे लोग, वो क्या करते थे, किसी और तरीके से करते थे, मतलब इस तरीके से वो लोग नहीं करते थे। ठीक है, इस प्रणाली पर विश्व के अन्य देशों में भी पुस्तकें प्रकाशित हुई, और क्या हुआ, जब ये इनकी ये वाली विधि देखी गई, तो इस प्रणाली पे क्या हुआ, विश्व के जो अलग अलग देश थे, मतलब और भी देशों में क्या हुई, पुस्तकें प्रकाशित हुई, मतलब पुस्तकें छपी, मतलब इस प्रणाली को एक्सप्लेन करने के लिए, इस प्रणाली को एक्सप्लेन करके बुक्स बनाई गई। जैसे कि आप लोग ये बुक पढ़ रहे हो ना, इसी तरह हर देश में क्या की गई, बुक्स बनाई गई इसी सिस्टम पे। ठीक है,
सन 1543 ईस्वी में एक अंग्रेज ने पेसियोली की इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया। ठीक है, 1543 में देन क्या हुआ, एक अंग्रेज था, मतलब एक इंग्लिश था, मतलब एक अंग्रेज था, मतलब जिसको आप बोल सकते हो यूएसए या अमेरिका या ब्रिटिशर्स आप बोल सकते हो। तो ब्रिटिशर ने क्या किया, इसको, इस पुस्तक को इंग्लिश में क्या किया, अनुवाद कर दिया, मतलब ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है, वो इटली के लैंग्वेज में होगी। तो देन उसने क्या किया, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ठीक है, और इस पुस्तक का प्रकाशन लंदन में हुआ, और देन इसको क्या किया गया, लंदन में, मतलब लंदन में क्या किया गया, इसको प्रकाशित किया गया, मतलब लंदन में इसको पब्लिश किया गया। ठीक है, उसको इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करके उसको देन क्या किया गया, लंदन में पब्लिश किया गया। तत्पश्चात इस प्रणाली में समय समय पर अनेक परिवर्तन किए गए। ठीक है, उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि एक बार क्या कि बुक पब्लिश कर दी गई तो उसी के अकॉर्डिंग आज तक चला रहे, नहीं, उसके बाद भी क्या हुआ है, इसमें बहुत सारे अलग अलग समय समय पर जैसी ज़रूरतें पड़ी हैं उस हिसाब से क्या किए गए हैं, इसको चेंज किया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही प्रणाली लेके बहुत, मतलब एक ही जो लिखा गया है वो आज तक चली आ रही है, नहीं, जब हमें जैसी ज़रूरत पड़ी है हमने उस अकॉर्डिंग क्या किया है, इसमें चेंजेस किए हैं। ठीक है, जनरल और लेज़र, वेट अ मिनट, आई थिंक अब विजिबल है आप लोगों को। जनरल और लेज़र में प्रयोग होने वाले शब्दों में भी परिवर्तन किए गए हैं। ठीक है, देखो, जो जनरल या लेजर्स में जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है, परचेज, क्रेडिट, डेबिट, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सब जो वर्ड्स यूज़ होते हैं, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में यही सब वर्ड्स थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इन वर्ड्सों में भी क्या किया गया है, चेंज किया गया है। ठीक है, समय के अनुसार जब हमें लगा कि जहाँ पे जैसी ज़रूरत है, जैसी नीड है, तो हमने उस नीड के अकॉर्डिंग क्या किया है, इसमें भी चेंजेस किए हैं। ठीक है, वर्ड्स में भी चेंजेस किए हैं। 20वीं शताब्दी में इस प्रणाली में बहुत शोध कार्य हुआ और अनेक सुधार किए गए। जो 20वीं शताब्दी थी इसमें क्या हुआ, इसमें बहुत सारे सुधार किए गए, मतलब हमें ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, अगर हमें, मतलब इसमें बहुत सारी कमियां हमें लगी तो हमें अपने अकॉर्डिंग इस बुक को क्या करना था, रिवाइज्ड करना था। हमें ऐसा लगा कि हमें जो जो ज़रूरतें थी तो इसमें बहुत सारे सुधार के काम किए गए हैं इस प्रणाली में। इस प्रणाली का जो रूप हमारे सामने है वो बहुत सुधारों के बाद है। और आज का आप जो डबल एंट्री सिस्टम देखते हो तो वो ऐसा नहीं है कि उसका ओरिजिन ही वैसा हुआ था, इटली में वो वैसा ही लिखा गया था। ठीक है, वो एक गणित के बुक में एक इस प्रणाली का वर्णन था सिर्फ। ठीक है, आज जो डबल एंट्री सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा सुधारों के बाद, ठीक है, बदलावों के बाद हम देख रहे हैं। ठीक है, ये उसका ओरिजिनल वर्जन नहीं है। आधुनिक समय में यह प्रणाली विश्व के सभी देशों में प्रचलित है। ठीक है, और आज के समय में अगर आप देखो तो ये प्रणाली क्या है, हर जगह विश्व के सब देश, ठीक है, वर्ल्ड के जितने भी देश हैं हर देश में इस प्रणाली का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा ओरिजिन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, अब हम देखेंगे मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, कि डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं इसको। जैसे कि इस प्रणाली के नाम से ही ज्ञात होता है, मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है, दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ। मैंने यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज़ किया है ताकि बहुत बच्चे होते हैं 8 तक इंग्लिश मीडियम में होते हैं लेकिन 9th क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं हिंदी मीडियम में, तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैं समझाने की कोशिश भी आप लोगों को हर तरीके से कर रही हूँ, इंग्लिश हिंदी, जो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, जैसा कि इस प्रणाली के नाम से ही ज्ञात होता है, इस प्रणाली में प्रत्येक लेन देन दो पक्षों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है ना, डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा, ठीक है, डबल, तो हमें जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इस प्रणाली में अगर कोई भी लेन देन हो रहा है, ठीक है, परचेज हो रहा है, सेल्स हो रहा है, किसी को पैसा दे रहे हो, रेंट दे रहे हो, किराया दे रहे हो, ये क्या करेगा, दोनों पक्षों को, जो रेंट ले रहा है और जो रेंट दे रहा है, दोनों पक्षों को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। ठीक है, मतलब डेबिट और क्रेडिट, कि आपके पास क्या आया और आपके पास से क्या गया, दोनों पक्षों को क्या करेगा, ये इफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा। ठीक है,
एक पक्ष का लेखा एक खाते में होता है तथा दूसरे पक्ष का लेखा दूसरे खाते में होता है। ठीक है, एक पक्ष में जो आप एंट्री कर रहे हो उसका खाता क्या होगा, एक खाते में उसका लेखा करोगे, और दूसरे पक्ष का जो लेखा है आप वो दूसरे खाते में करोगे। ठीक है, अतः प्रत्येक सौदे या लेन देन का लेखा दो पक्षों में किया जाता है। ठीक है, और कोई भी सौदा हो रहा है या कोई भी लेन देन हो रहा है तो उसको आप क्या करोगे, उसको आप दो पक्षों में ही लिखोगे। ठीक है, मतलब उसका जो एंट्री है वो दो पक्षों में होगा, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, लेखा दो पक्षों में किया जाता है। इस प्रणाली में प्रत्येक लेन देन का लेखा संबंधित दो पक्षों में किया जाता है। प्रत्येक सौदे के दो रूप होते हैं, पहला ऋणी जिसको डेबिट बोलते हैं तथा दूसरा धनी जिसको क्रेडिट होता है। ठीक है, इसमें प्रत्येक जितने भी लेखे होते हैं या संबंधित लेखे होते हैं हर को हम लोग दोनों पक्षों में लिखते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है ऋणी, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में डेबिट बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है धनी, हिंदी में धनी और इंग्लिश में हम लोग इसको क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रत्येक लेन देन दोनों पक्षों डेबिट क्रेडिट को प्रभावित करता है। ठीक है, इससे ये चीज़ स्पष्ट है ना कि अगर आप क्या कर रहे हो, एक परचेज भी कर रहे हो तो वो डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्षों को क्या कर रहा है, इफेक्ट करेगा कि आपके पास आया क्या है और आपके पास से गया क्या है एंट्री करने के बाद। इसी प्रणाली को दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं, और इसी को, ठीक है, जो एंट्री दोनों को इफेक्ट करे, दोनों अकाउंट को इफेक्ट करे, मतलब दोनों पक्षों को इफेक्ट करे, इसी को हम लोग बोलते हैं दोहरा लेखा प्रणाली। ठीक है, उदाहरण के लिए 2000 रुपये रजत को दिए, यह एक लेन देन है। यहाँ रजत पाने वाला है और रुपया जाने वाली वस्तु है। ठीक है, रजत को दिए, ठीक है, आपने क्या किया, रजत को 2000 रुपये दिया। अगर आप एग्जाम्पल यहाँ से बताया गया उदाहरण के रूप में कि क्या किया गया, 2000 रुपये आपने रजत को दिए, तो आपके पास से पैसा जा रहा है और रजत के पास 2000 रुपये आ रहे हैं। ठीक है, रजत ऋणी डेबिट तथा रोकड़ खाता धनी। ठीक है, रजत को मिला है, जो चीज़ जिसको मिलता है, ठीक है, मतलब अगर मिल रहा है, मतलब अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो डेबिट होगा, और जो चीज़ जा रहा है वो क्रेडिट होता है। ठीक है, किया जाएगा। अभी जब हम इसको थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे अपना जनरल, तो उसमें क्या करेंगे, काफ़ी अच्छे से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक एक एंट्री अच्छे से समझाऊंगी कि क्यों कोई चीज़ डेबिट हो रही है और क्यों कोई चीज़ क्रेडिट हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे है डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, मतलब दोहरा लेखा प्रणाली की परिभाषा। आपको मीनिंग समझ में आया, मीनिंग और डेफिनेशन में अब आप बोलोगे डेफिनेशन और मीनिंग में मतलब कि वो क्या है, डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस कुछ नहीं है। ठीक है, डिफरेंस कुछ नहीं है, बस डिफरेंस इतने का होता है कि मीनिंग्स हम क्या करते हैं, अपने वर्ड में लिखते हैं, और जो डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन हम क्या करते हैं, डेफिनेशन एक पर्टिकुलर जो हमारे राइटर होते हैं वो लिख के देते हैं और हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं दोहरा लेखा प्रणाली की परिभाषा क्या है। डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, जैसे कि इस प्रणाली के नाम से ही ज्ञात होता है, इस प्रणाली में प्रत्येक लेन देन, दिख रहा है ना आपको, जैसा कि इस प्रणाली के नाम से ही ज्ञात होता है, इस प्रणाली में प्रत्येक लेन देन दो पक्षों को प्रभावित करता है। एक पक्ष का लेखा एक खाते में होता है तथा दूसरे पक्ष का लेखा दूसरे खाते में होता है। ऐसा कोई भी लेन देन नहीं जिसका एक ही रूप हो। ठीक है, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि क्या हो रहा है इसमें, एक देखो जैसा कि आपको इस प्रणाली के नाम से ही पता चल रहा है कि प्रत्येक लेन देन, कोई भी लेन देन हो, मतलब कोई भी क्रय या विक्रय हो, वो दोनों पक्षों को प्रभावित करेगा। ठीक है, वो दोनों पक्षों को प्रभावित करेगा। कोई भी ऐसा लेखा नहीं है, ठीक है, एक पक्ष का लेखा एक खाते को करेगा और दूसरे पक्ष का लेखा दूसरे खाते को करेगा। कोई भी ऐसा लेन देन नहीं होगा जिसको सिर्फ आप डेबिट कर दो या जिसको सिर्फ आप क्रेडिट कर दो। आपको करना होगा तो डेबिट और क्रेडिट दोनों करना होगा। ठीक है, अतः प्रत्येक सौदे या लेन देन का लेखा दो पक्षों में किया जाता है। इस प्रणाली में प्रत्येक लेन देन का लेखा संबंधित दो पक्षों में किया जाता है। प्रत्येक सौदे के दो रूप होते हैं, पहला ऋणी डेबिट तथा दूसरा धनी क्रेडिट होता है।
इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रत्येक लेन देन दोनों पक्षों डेबिट क्रेडिट को प्रभावित करता है। इसी प्रणाली को दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। ठीक है, तो देखो कोई भी ऐसा एंट्री नहीं है जो सिर्फ एक पक्ष को क्या करे, इफेक्ट करे, प्रभावित करे। जितने भी लेन देन होंगे, जितने भी सौदे होंगे, सब क्या करेंगे, दोनों पक्ष को प्रभावित करेंगे। पहला हमारा होता है डेबिट जिसको ऋणी बोलते हैं, दूसरा होता है क्रेडिट जिसको धनी बोलते हैं। और इसी प्रणाली को मतलब कोई भी एंट्री डेबिट और क्रेडिट दोनों को प्रभावित कर रही है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली बोलते हैं। तो आपको मीनिंग और डेफिनेशन समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक हमने क्या किया, यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ था ये उसका वो, अब यहाँ पे डेफिनेशन दिया है हमारे राइटर का। ठीक है, डेफिनेशन को जो एक्सप्लेन करता है वो हमने कर लिया। अब हम देखेंगे कि अलग अलग राइटर्स ने क्या एक्सप्लेनेशन दी है इसकी। ठीक है, मतलब क्या लिखा है इसके बारे में। तो दोहरा लेखा प्रणाली की मुख्य परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, दोहरा लेखा प्रणाली की कुछ प्रमुख क्या है, कुछ प्रमुख प्रणालियाँ हैं, परिभाषाएं हैं, उसको हम देखेंगे। पहला है स्पाइसर तथा पेगलर। ठीक है, स्पाइसर और तथा पेगलर ने क्या बोला है, तो उन्होंने बोला है पुस्तपालन की दोहरा लेखा प्रणाली सौदे के लेखन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें यह माना गया है कि प्रत्येक सौदे के दो रूप होते हैं। एक तो वह जिसमें एक खाते को मूल्य प्राप्त होता है तथा दूसरा वह जिसमें एक खाते को मूल्य देना पड़ता है। देखो इन्होंने बताया है कि पुस्तपालन दोहरा लेखा प्रणाली एक ऐसा तरीका है। ठीक है, पुस्तपालन की जो मतलब कि पूरा बुक कीपिंग है उसमें ये जो दोहरा लेखा प्रणाली है वो एक ऐसी प्रणाली है जिसको लिखने का एक ऐसा तरीका है जिसको हम क्या मान के लिखते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग मानते हैं कि अगर कोई भी सौदा हो रहा है तो उसका दो रूप है। ठीक है, वो दो रूप क्या है, मतलब उसका दो रूप है। ठीक है, कोई भी सौदे का एक तो वो है जिसमें क्या हो रहा है, किसी को मूल्य प्राप्त हो रहा है, मतलब किसी को पैसे मिल रहे हैं एक में। ठीक है, और दूसरा क्या है, जो पैसे दे रहा हो। ठीक है, मतलब अगर राम ने शाम को पैसे दिए तो राम के पास से तो पैसे गए और शाम के पास पैसे आ गए। ठीक है, तो इसमें दोनों राम और श्याम क्या हो रहे हैं, दोनों ही इफेक्ट हो रहे हैं, जिसके एक के पास से गया और एक के पास क्या हुआ, मिला। ठीक है, एक को खाते को मूल्य देना पड़ता है। जो खाता मूल्य प्राप्त करता है उसे ऋणी डेबिट बोलते हैं और जिसको पैसे मिल रहे हैं मतलब शाम, ये क्या होगा, डेबिट होगा। क्यों, क्योंकि इसके पास पैसा आया है। जब कोई चीज़ आया रहता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। ठीक है, जबकि दूसरा खाता धनी क्रेडिट किया जाता है और जिसके पास से पैसे जा रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। ये हमारी स्पाइसर तथा पेगलर ने बोला था। दूसरा हमारा किसने बोला था, दूसरा हमारा बोला था केलर ने। ठीक है, केलर ने बोला था एक उपक्रम में लेखांकन की सबसे अधिक सामान्य प्रणाली दोहरा लेखा प्रणाली है। ठीक है, अगर आप देखोगे क्रम में, ठीक है, अगर उपक्रम में आप लेखांकन की सबसे अधिक सामान्य प्रणाली देख रहे हो तो उसको हम लोग दोहरा लेखा प्रणाली देखते हैं। मतलब कि ये क्या है, बहुत ही फेमस है। ठीक है, ये बोल रहा है जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रत्येक सौदे के लिए की गई प्रविष्टि के दो भाग होते हैं, एक ऋणी और दूसरा धनी। ठीक है, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इन्होंने बताया है कि क्या हो रहा है, अगर कोई भी सौदा है या प्रत्येक सौदे को आप दो भागों में डिवाइड करोगे, ठीक है, विभाजित करोगे, और फिर क्या होगा, जिसका एक पक्ष होगा ऋणी जिसको डेबिट बोलोगे और दूसरा पक्ष होगा आपका क्रेडिट जिसको आप धनी बोलोगे। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारा किसने दिया था, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारा बिक्री ने दिया था। बिक्री ने क्या बोला था, दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक सौदे में प्राप्तकर्ता को मिलने वाले मूल्य को ऋणी डेबिट। ठीक है, दोहरा लेखा प्रणाली में इन्होंने बताया था कि जो अगर कोई भी सौदा हो रहा है, अगर उसमें किसी को मिल रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, डेबिट जिसको ऋणी बोलते हैं, और देने वाले को उसी मूल्य से धनी क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, और जो दे रहा है कितना देगा, मान लो किसी को 2000 मिल रहा है तो देने वाला तो 2000 दिया होगा ना, 2000 से हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसके पास से जा रहा है। इस प्रणाली में प्रत्येक ऋणी तथा धनी होता है और प्रत्येक धनी का ऋणी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो ये प्रणाली है इसमें
ऋणी का धनी होता है, ठीक है, और प्रत्येक धनी का ऋणी, मतलब अगर क्या हो रहा है, ऋणी में एंट्री हो रहा है तो आप उसको धनी साइड भी लिखोगे, और धनी साइड भी हो रहा है तो आप उसको ऋणी साइड भी लिखोगे, ठीक है, ये इन्होंने बताया था। तो आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, कि डबल एंट्री सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, दोहरा लेखा प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है। अब हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। दोहरा लेखा प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, मतलब इसकी क्या है, इसकी भी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, अब हम उनको देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, उसके तरीके, उसकी विशेषताएं, ठीक है। तो पहली विशेषता इसकी क्या है, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, न्याय संगत प्रणाली। प्रत्येक लेन देन दो पक्षों को प्रभावित करता है। इस प्रणाली में प्रभावित होने वाले दोनों पक्षों में लेखा किया जाता है। इस प्रणाली में कोई पक्ष छोड़ा नहीं जाता, अतः यह प्रणाली न्याय संगत प्रणाली है, ठीक है। प्रत्येक जो लेन देन होता है उसको दोनों पक्षों में लिखा जाता है, ठीक है। अगर राम श्याम के बीच में एंट्री हो रही है तो राम में भी लिखा जाता है और श्याम में भी लिखा जाता है, और दोनों पक्ष क्या होते हैं, बराबर अमाउंट से, मतलब बराबर पैसे से क्या होते हैं, डेबिट और क्रेडिट होते हैं, ठीक है। दोनों का बराबरी लेखा किया जाता है, किसी भी पक्ष को छोड़ा नहीं जाता। मतलब कि अगर राम और श्याम है तो ऐसा नहीं कि हम राम को छोड़ देंगे सिर्फ श्याम में एंट्री कर देंगे, नहीं। अगर 2000 से हम श्याम को डेबिट किए हैं तो 2000 से हम राम को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। किसी को भी छोड़ा नहीं जाता, इसीलिए इस प्रणाली को हम लोग न्याय संगत प्रणाली बोलते हैं। न्याय संगत का मतलब कि किसी के साथ भेदभाव न करना, ठीक है, दोनों को इक्वल समानता देना, तो इसीलिए बोल रहा है ये क्या है, न्याय संगत प्रणाली है। दूसरा है वैज्ञानिक प्रणाली। इस प्रणाली में लेखे करने के निश्चित नियम और सिद्धांत होते हैं जिसके अनुसार लेखे किए जाते हैं। इस प्रकार यह वैज्ञानिक प्रणाली है, ठीक है। जैसे कि साइंस में क्या होता है, एक पर्टिकुलर गिवन हमें क्या होता है, रूल्स दिए जाते हैं, ठीक है। हमारे पास एक नियम होता है, उसी नियम पे आपको क्या करना होता है, साइंस की एंट्रियां करनी होती है ना। तो इसी तरह इसमें भी बोल रहा है कि इसमें क्या होता है, इसमें निश्चित नियम होता है। जो चीज़ डेबिट करनी है वो आप डेबिट ही कर सकते हो, जो चीज़ क्रेडिट करनी है उसको आप क्रेडिट ही करोगे। तो इसमें भी क्या होता है, इस प्रणाली का भी निश्चित नियम होता है। आपको उसी नियम और सिद्धांत के अंदर रह कर ही क्या करना पड़ता है, अपने अकाउंट्स बुक को मेंटेन करना होता है। इसीलिए इसको हम लोग वैज्ञानिक प्रणाली भी बोलते हैं, साइंटिफिक प्रणाली भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सभी प्रकार के सौदों का लेखा, ठीक है। ये प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हर तरीके के क्या होते हैं, एंट्रीज की जाती है। वेट अ मिनट फ्रेंड, देखो अब ठीक है, अब आई थिंक विजिबल होगा आप लोगों को। देखो, सभी प्रकार के सौदों का लेखा। इस प्रणाली में व्यक्तिगत तथा अव्यक्तिगत, नगद तथा उधार सभी प्रकार के लेन देन का लेखा किया जाता है। इस प्रणाली में अगर व्यक्तिगत है, इंसान से रिलेटेड है, या अव्यक्तिगत है, मतलब कि कोई फॉर्म से या कोई सामान से रिलेटेड है, हर तरीके की एंट्री की जाती है। आप नगद पे काम कर रहे हो या उधार पे कर रहे हो, इस बुक में आप सब लिखते हो, इसीलिए इसको बोला जाता है इसमें सभी प्रकार के लेखे किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शुद्धता। इस प्रणाली में प्रत्येक लेन देन का लेखा दोनों पक्षों में किया जाता है और समान राशि लिखी जाती है। ये प्रणाली की सबसे अच्छी बात क्या होती है कि इस प्रणाली में क्या होता है, अगर कोई भी लेन देन हो रहा है तो उसको दोनों पक्षों में लिखा जाएगा, डेबिट और क्रेडिट दोनों में, और बराबर अमाउंट से लिखा जाएगा। अगर डेबिट 2000 से हुआ है तो क्रेडिट भी 2000 से होगा, ठीक है, समान राशि से लिखी जाती है। इस पद्धति में गणित संबंधित गलती हो जाने पर तलपट द्वारा ज्ञात हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई गलती हो गई है, ठीक है, तो अगर गणित में कोई अगर प्लस माइनस में गलती हुई है तो आपको तुरंत क्या होता है, उसका पता चल जाता है, ठीक है। मान लो अगर डेबिट गलत आया, क्रेडिट गलत आया, तो आप तुरंत क्या कर सकते हो, इधर उधर करके देख सकते हो कि हमने क्या गलती की है, ठीक है, कहाँ डेबिट और क्रेडिट में गलत आया है, ठीक है। तो शुद्धता की जांच भी तुरंत हो जाती है। फिर दूसरा है क्रमबद्धता। इस प्रणाली में लेन देन का लेखा क्रम अनुसार किया जाता है। पहले जनरल लेखे की खतौनी,
फिर लाभ हानि खाते और अंत में अंतिम खाते बनाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें क्रम से चलता है चीज़ें। ठीक है, क्रमबद्ध मतलब कि एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को यूज़ करके यहाँ पे चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे कि पहले आप जनरल बनाओगे, देन आप खतौनी बनाओगे, लेज़र बनाओगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि लाभ हानि खाता है, और आखिरी में आप बैलेंस शीट जिसको अंतिम खाते बोलते हैं वो बनाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बैलेंस शीट पहले बन रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस बाद में बन रहा है, फिर जनरल बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्रम अनुसार चलता है कि पहले अगर जनरल बनाना है तो आप जनरल ही बनाओगे, देन खतौनी बनाओगे, देन प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे, देन आप अंतिम खाते बनाओगे। ठीक है, इसमें जो चीज़ें जैसे चल रही हैं वैसे ही चलती हैं। तो ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा दोहरा लेखा प्रणाली के प्रमुख भाग। ठीक है, कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, पार्ट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं इसमें। ठीक है, ये भी जानना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कोई भी बुक मेंटेन करते हो तो आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। हिसाब किताब लिखने की संपूर्ण कार्य विधि को निम्न 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, अगर आप हिसाब किताब कर रहे हो तो उसकी जो पूरी एक विधि होती है, ठीक है, पूरा एक कार्य होता है, उस कार्य करने को आप 3 भागों में बांट सकते हो। ठीक है, तो वो 3 भाग क्या है, देखो, पहला है हमारा प्रारंभिक लेखे। ठीक है, जो सबसे फर्स्ट लेखे होते हैं प्रारंभिक लेखे। तो पहला जैसा कि हमारा है प्रारंभिक लेखे। ठीक है, प्रारंभिक लेखे में अब हम देखेंगे कि क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्यापार में प्रत्येक सौदे का लेखा प्रारंभिक लेखे पुस्तकों में किया जाता है। ठीक है, व्यापार का जितना भी सौदा हो रहा है, मतलब जितना भी लेन देन हो रहा है, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल किस में लिखा जाता है, उसको पहले जो प्रारंभिक लेखे होते हैं उसमें ही लिखा जाता है। ठीक है, प्रारंभिक लेखे पुस्तकों में लिखा जाता है। छोटे व्यापारी प्रारंभ में लेखा एक जनरल में करते हैं जिसे रोजनामचा कहते हैं। जो छोटे व्यापारी होते हैं, ठीक है, जो मतलब कि जिनका बहुत बड़ा बिजनेस नहीं होता, बहुत ज़्यादा टर्नओवर नहीं होता, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती है उनकी, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपना जो पहला एंट्री होता है, मतलब कि पहला उनका जो बुक होता है वो जनरल होता है, जिसको आप लोग रोज नामचा भी कहते हो। ठीक है, जब व्यापार बड़ा होता है तो व्यापारी अलग अलग बहियां बनाकर लेखे करता है। ठीक है, और जब क्या होता है, अगर किसी व्यापारी का व्यापार बहुत बड़ा है तो वो क्या करता है, अलग अलग बहियां मतलब अलग अलग बुक बना देता है, परचेज का अलग, सेल्स का अलग, और अलग अलग क्या करता है, बुक्स बना देता है। ठीक है, इन पुस्तकों को जनरल के विभाग या सहायक बहियां कहते हैं, और इन्हीं पुस्तक को मतलब जनरल के विभाग मतलब क्या होता है, जनरल में एक ही में सब एंट्री होती है, परचेज सेल्स, या तो इसी परचेज सेल्स और परचेज रिटर्न को अलग अलग करना। ठीक है, मतलब जनरल से हटा के अलग अलग करना, जनरल के विभाग कर देना, इसी को या हम लोग जनरल की सहायक बहियां भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल के विभाग या जनरल के सहायक बहियां। कुछ व्यापारी अपने लेन देन का लेखा पहले स्मरण बही में करता है, तत्पश्चात इस पुस्तक से जनरल में तिथिवार साफ साफ लिखता है। और कुछ व्यापारी तो क्या करते हैं, पहले जैसे कि अगर आप लोग मान लीजिए आप लोग कोई बिजनेस चला रहे हो, तो अगर बिजनेस चला रहे हो, आपका दिन भर में 10 ठो बिक रहा है। ठीक है, तो आप 10 बार जनरल बुक खोल खोल के एंट्री नहीं करते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं कि स्मरण बही मतलब वाउचर्स टाइप का बना लेते हैं, मेमोरेंडम बुक टाइप का। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, लिखते जाते हैं 1000 का सेल हुआ, 2000 का सेल हुआ, 5000 का खरीदा माल, 3000 का फिर बेचा, लिख लेते हैं। और देन क्या करते हैं, उसको जनरल में साफ साफ लिखते हैं डेट वाइज। ठीक है, कि हाँ इतने तारीख को इतना बिका, इतने तारीख को इतना बिका, इतने तारीख को इतना बिका। ठीक है, तो उन लोगों को अगर अपने जनरल को साफ रखना रहता है, या अगर उतना बार बार उतनी मेहनत नहीं करनी होती है, तो वो क्या करते हैं, पहले एक मेमोरेंडम बुक जिसको स्मरण बही भी बोलते हैं, उसमें अपने सेल या लेन देन को लिख लेते हैं। फिर क्या करते हैं, वो जनरल जो कि रोज नामचा जिसको हम बोलते हैं, उसमें क्या करते हैं, उसको तिथिवार साफ साफ लिखते हैं। ये हुआ हमारा प्रारंभिक लेखे। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा वर्गीकरण अथवा खतौनी। ठीक है, वर्गीकरण मतलब वही जनरल को बांट देना, जो अलग अलग बुक्स बनाना। ठीक है, जैसे परचेज बुक, सेल्स बुक, ये सब बनाना।
जनरल लेखे करने के बाद उनसे खाते बनाए जाते हैं। ठीक है, जनरल में जब आप लिख दिए तो अब आपके पास एक जगह सारी एंट्री हो गई, लेकिन नहीं, अब उससे भी हम क्या करते हैं, अलग अलग खाते बनाते हैं। जैसे कि सारे सेल्स का एक सेल्स बुक बना दिया, और सारे कैश का एक कैश बुक बना दिया, सारे परचेज का एक परचेज बुक बना दिया। तो इस तरीके से हम अलग अलग खाते फिर जनरल से बनाते हैं। जिस बही में खाते किए जाते हैं उस बही को खाता बही कहते हैं। ठीक है, और जिस खाते में एंट्रीज की जाती हैं, ठीक है, जिस खाते में जिस बही में, मतलब जिस बुक में इसको लिखा जाता है उसको हम लोग खाता बही भी बोलते हैं। उस बही को खाता बही कहते हैं तथा इस क्रिया को खतौनी कहते हैं। और ये जो करने की क्रिया होती है, अलग अलग बुक्स बनाने की क्रिया को ही हम लोग खतौनी कहते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति, वस्तु या आय व्यय से संबंधित लेखे एक ही स्थान पर किए जाते हैं। ठीक है, अगर एक व्यक्ति, जैसे राम है, तो राम ने जो भी खरीदा, जो भी बेचा, उसकी जो भी इनकम हुई, जो भी सेल्स हुई, तो वो राम के बुक में ही जाएगा। ऐसा नहीं कि राम का परचेज अलग बनेगा, राम का सेल्स अलग बनेगा, नहीं, राम की एक बुक बनेगी और उसी में उसका लेन, उसका देन, उसका आय और उसका व्यय सब कुछ क्या होगा, लिखा जाएगा। तीसरी बुक है हमारे पास अंतिम खाते। अंतिम खाते क्या होते हैं, खाता बही से यह ज्ञात नहीं किया जा सकता कि व्यापार में लाभ हुआ या हानि तथा व्यापार की आर्थिक स्थिति क्या है। ठीक है, अब जब भी आप खाता बही बनाते हो या रोज नामचा बनाते हो तो उससे आपको कभी भी ये नहीं पता चलता है कि एक बिजनेस को पूरे साल भर काम करने के बाद प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, या बिजनेस किस आर्थिक स्थिति क्या है, मतलब बिजनेस आगे चलने लायक है या नहीं है, इस तरीके से। ठीक है, तो अंतिम खाते बनाने के लिए सभी खातों से वर्ष के अंत में तलपट बनाया जाता है। ठीक है, अंतिम खाते बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी खाते होते हैं उन सब के वर्ष में अंतिम में, ठीक है, उन सब खातों के मतलब साल के आखिरी में हम उसका तलपट बनाते हैं। तलपट की सहायता से लाभ हानि ज्ञात करने हेतु व्यापार और लाभ हानि खाता तथा आर्थिक स्थिति जानने के लिए आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। ठीक है, उस तलपट की सहायता से मतलब सबका बैलेंस निकाला जाता है। ठीक है, बैलेंस के ही मदद से हम ये जानते हैं कि व्यापार को हानि हुआ, फिर हम क्या करते हैं, उससे आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं, मतलब एक बैलेंस शीट बनाते हैं, उसमें वो सारी चीज़ें डालते हैं कि क्या एसेट्स है, क्या लाइबिलिटीज़ है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। ठीक है, इस प्रकार से यह दोहरा लेखा प्रणाली की तृतीय क्रिया होती है। और यही क्या होती है, दोहरा लेखा प्रणाली का तीसरा कार्य होता है। पहला प्रारंभिक लेखे जो कि रोज नामचा होता है और कुछ लोग इसको मेमोरेंडम बुक में भी लिखते हैं। दूसरा होता है जनरल से हम क्या करते हैं, अलग अलग खाता बनाते हैं, मतलब एक व्यक्ति का जितना लेन देन हुआ, जितना प्रॉफिट हुआ, जितना लॉस हुआ, सबको एक जगह लिख देते हैं। तीसरा क्या है हमारा, अंतिम खाते बनाना। हम उससे अंतिम खाते बनाते हैं कि व्यापार की भी तो स्थिति पता चल सके कि व्यापार को एक्चुअली में लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, जिसको हम 3 पार्ट्स में क्या करते हैं, बांट देते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोहरा लेखा प्रणाली। वेट अ मिनट, आई थिंक आपको विजिबल होगा। नेक्स्ट है हमारा दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ। ठीक है, कि दोहरा लेखा प्रणाली के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, मतलब सब चीज़ें के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों होते हैं। तो हम इसका देखेंगे कि दोहरा लेखा प्रणाली के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको दोहरा लेखा प्रणाली के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं। ठीक है, दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ कुछ इस तरीके से है। पहला है हमारा सरल प्रणाली। ये क्या है, बहुत ही सरल प्रणाली होती है, इजी होता है। यह सरल प्रणाली है। इस पद्धति में लेखे करने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। सॉरी, कभी कभी कोई वर्ड्स होता है ना, वो स्लिप ऑफ टंग होता है कि मतलब आप जितना भी कोशिश करो वो आप नहीं बोल पाते हो, लेकिन हाँ कभी कभी कुछ चीज़ें हम गलत बोल देते हैं, उसके लिए सॉरी। सरल प्रणाली का मतलब क्या होता है कि ये प्रणाली क्या है, बहुत ईजी है। मतलब इसमें अगर आप इस बुक में लेखा करना चाहते हो तो आपको कोई अलग से पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है कि आप 4 साल अलग से इसकी पढ़ाई करके आओ। ठीक है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसको हम सरल प्रणाली भी बोलते हैं। दूसरा है हमारा वैज्ञानिक प्रणाली। वैज्ञानिक प्रणाली क्या है, यह प्रणाली निश्चित नियमों व सिद्धांतों पर आधारित है, इसलिए यह प्रणाली वैज्ञानिक प्रणाली है।
वैज्ञानिक प्रणाली होने के कारण अत्यधिक लोकप्रिय। इस प्रणाली में क्या होता है, मतलब इसमें एक अपना तरीका, अपना नियम और अपने सिद्धांत होते हैं, ठीक है। मतलब इसके अपने नियम, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और ये क्या होता है, ये पूरी तरीके से उसी पे आधारित होता है, और आपको उस रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर ही रह के क्या करना होता है, अपने खाते को मेंटेन करना होता है। और यह प्रणाली क्या है, वैज्ञानिक भी है, ठीक है। मतलब ये क्या साइंटिफिक है कि इसके जो गिवन रूल हैं, ठीक है, सिद्धांत है, अगर आप उससे हट के जाओगे तो आपका आंसर कभी भी सही नहीं आएगा। और वैज्ञानिक प्रणाली है, इसीलिए क्या है, ये बहुत लोकप्रिय भी है, क्योंकि लोग साइंटिफिक चीज़ों पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या है, ये बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी भी है, और पूरे देश में करीबन करीबन इसको अपनाया गया है, ठीक है। फिर है लोचदार। लोचदार का मतलब क्या होता है, डायनेमिक। मतलब लोचदार का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल। हाँ, डायनेमिक नहीं, फ्लेक्सिबल, कि आप इसको जब जैसे चाहो क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग बदल सकते हो। यह लोचदार प्रणाली है, व्यापार के घटने अथवा बढ़ने पर प्रणाली में खाते की आवश्यकता अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है। यह लोचदार है, मतलब ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। अगर व्यापारी का व्यापार क्या हो रहा है, अगर सडनली बढ़ जा रहा है तो आप इस अकाउंट बुक को आप बढ़ा भी सकते हो, और सडनली अगर उसको लॉस हो रहा है तो आप अपने अकाउंट्स बुक को क्या कर सकते हो, घटा भी सकते हो। आपकी आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हो, आप इसे घटा या बढ़ा सकते हो, इसीलिए इसको फ्लेक्सिबल यानी लोचदार बोला गया है। नेक्स्ट है हमारा पूर्ण लेखा प्रणाली। वेट अ मिनट। पूर्ण लेखा प्रणाली। पूर्ण लेखा प्रणाली क्या है, प्रणाली में सभी लेन देन के लेखे पूर्ण रूप से किए जाते हैं, ठीक है। इस पद्धति में व्यक्तिगत, वास्तविक और आय व्यय सभी प्रकार के बनाए जाते हैं, खाते बनाए जाते होंगे, ठीक है, खाते बनाए जाते हैं। मतलब इसमें ये प्रणाली क्या है, इसमें सारे लेन देन, जितने भी लेन देन है, सब लेन देनों को क्या किया जाता है, लिखा जाता है, ठीक है। इसीलिए इसमें चाहे व्यक्तिगत हो, पर्सनल हो, चाहे रियल हो, चाहे इनकम या एक्सपेंसेस हो, लॉस हो, प्रॉफिट हो, हर तरीके के क्या किया जाता है, एंट्री को लिखा जाता है इस खाते में। इसीलिए हम लोग इसको पूर्ण लेखा प्रणाली भी बोलते हैं, जो कि पूरा है, ठीक है। इसमें कुछ भी छूटा हुआ नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ आप कैश का ही कर रहे हो तो कैश ही लिख सकते हो, या सिर्फ आप क्या कर रहे हो, आप कैश का कर रहे हो, या आप सिर्फ उधारी का कर रहे हो तो सिर्फ उधार लिख सकते हो, सिर्फ कैश लिख सकते हो। आप नगद कर रहे हो, आप उधारी कर रहे हो, इसमें हर तरीके की एंट्री को लिखा जाता है, ठीक है। फिर है जालसाजी से बचाव। जालसाजी से बचाव कैसे हो सकता है, प्रत्येक लेन देन का लेखा उससे प्रभावित होने वाले दोनों पक्षों में किया जाता है, जिस कारण लेखा पुस्तकों में परिवर्तन करना कठिन होता है, और गबन, धोखा या जालसाजी से सुरक्षा, यहाँ पे गड़बड़ होगा, सुरक्षा रहती है, ठीक है। इसमें बोल रहा है हर जो भी लेन देन होता है उसको दोनों तरफ लिखा जाता है, डेबिट भी क्रेडिट भी, ठीक है। तो इसमें आप बहुत जल्दी बदलाव नहीं कर सकते। मतलब आप 2000 रुपये को 20,000 करोगे तो आपको उसके क्रेडिट को भी 20,000 करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको उसके टोटल को 20,000 से बढ़ाना पड़ेगा। तो इसीलिए बोल रहा है कि जब दोनों पक्षों में लिखा जाता है, इसीलिए इसमें चेंजेस क्या होता है, बहुत जल्दी आप नहीं कर सकते हो। आप जब परिवर्तन ही नहीं कर पाओगे तो इसीलिए आपको इसमें गड़बड़, धोखा या जालसाजी से एक तरीके की सुरक्षा रहती है कि कोई भी इतना जल्दी किसी भी चीज़ों को गड़बड़ नहीं कर सकता, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा वैधानिक मान्यता है। इस प्रणाली को विभिन्न विधानों द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। कंपनी, बैंक, बीमा कंपनी तथा नियमों आदि को इस प्रणाली द्वारा लिखे रखना अनिवार्य है। कर अधिकारी इस पद्धति द्वारा रखे गए हिसाब को मान्यता देते हैं। मतलब वैधानिक मान्यता, मतलब इस प्रणाली को, ये जो तरीका है, इसको बहुत सारे विधान, मतलब कि जो विधान जैसे कि हमारे मतलब पार्लियामेंट से क्या हुआ है, इसको मान्यता मिल चुकी है कि ये सही तरीका है। अगर इसमें क्या होता है, अगर इसको आप एक न्याय प्रणाली की तरह लेके जाते हो, एक उसकी तरह प्रूफ की तरह लेके जाते हो, तो इसको मान्यता दी जाएगी, ठीक है। इसीलिए इसको कंपनी, बैंक, बीमा कंपनी, ये सारे लोग क्या करते हैं, इसी नियम को यूज़ करते हैं, ताकि क्या हो, कर अधिकारी और भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसी प्रणाली का यूज़ करके आप पे क्या करते हैं, कर को, मतलब टैक्स को चार्ज
करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा कर निर्धारण में सहायक। कर अधिकारी इस प्रणाली को अधिक मान्यता देते हैं और अधिक सही मानते हैं। जो कर अधिकारी होते हैं मतलब टैक्स डिपार्टमेंट होता है, वो क्या करता है, वो इस प्रणाली को ही क्या करता है, सही मानता है। ठीक है, वो इन्हीं प्रणाली को सही मानते हैं और इन्हीं को क्या करते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मतलब अगर उनको किसी से भी कर टैक्स चार्ज करना होता है तो इसी प्रणाली को वो क्या करते हैं, ज़्यादा फेवर देते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस देते हैं। इस प्रणाली द्वारा बनाए गए बही खातों के आधार पर कर सरलता से लगाया जाता है। ठीक है, अगर आप इस प्रणाली से क्या कर रहे हो, अपने अकाउंट्स को या अपने खाते को मेंटेन कर रहे हो, तो यानी आपको क्या हो रहा है, आप पे क्या होता है, सरलता से टैक्स लगाया जा सकता है, क्योंकि जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो भी इसी प्रणाली का यूज़ करती है। अन्य प्रणाली द्वारा रखे गए बही खातों को अधिकारी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं मानते हैं। और अगर आप कोई और प्रणाली यूज़ कर रहे हो, आप कोई और तरीका यूज़ कर रहे हो, तो जो टैक्स डिपार्टमेंट होता है, जो कर अधिकारी होते हैं, वो इसको पूरी तरीके से सही नहीं मानते हैं। फिर उनको क्या करते हैं, उनको थोड़ा सा डाउट रहता है, फिर वो अपने तरीके से आपका टैक्स चार्ज करते हैं, देन क्या करते हैं, उसको सही मानेंगे। और अगर इसी फॉर्मेट का यूज़ कर रहे हो अपने बिजनेस में, देन क्या है, आपको वो सही मानते हैं और इस पे क्या करते हैं, आपको तुरंत सरलता से टैक्स क्या कर दिया जाता है, आप पे इम्पोज कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट वन है हमारा शुद्धता की जांच। इस प्रणाली में यदि कोई गलत लेखा हो जाता है तो तलपट बनाकर अशुद्धि का ज्ञान सरलता पूर्वक ज्ञात कर सकते हैं। मतलब शुद्धता की जांच, जैसा मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आपको बताया था कि अगर क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों साइड सेम अमाउंट होते हैं, तो अगर कभी कोई गलती होती है तो आप तलपट के थ्रू, ठीक है, मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों को चेक करके आप अशुद्धि का कि कहाँ पे गलती हुई है उसका ज्ञान क्या कर सकते हो, तुरंत से निकाल सकते हो। आपको सरलता से क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि कहाँ पे गलती हुई है। इस प्रकार तलपट की सहायता से शुद्धता की जांच सरलता से की जा सकती है। ठीक है, तो इसी तरह यही बोल रहा है कि आप क्या कर सकते हो, तलपट बना के तुरंत क्या कर सकते हो, अशुद्धता की जांच, जो गलती हुई है उसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। नेक्स्ट है हमारा तुलनात्मक अध्ययन। इस प्रणाली में अपने लाभों व अन्य तथ्यों की तुलना दूसरे व्यापारियों से कर सकते हैं। तुलनात्मक अध्ययन मतलब कि आपको क्या होता है, अगर आप एक बिजनेस एंटिटी हो, आप एक व्यापार चला रहे हो, तो आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि आपका व्यापार दूसरों से कितना अच्छा चल रहा है, या दूसरे क्या हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमा तो नहीं रहे, आप लॉस में तो नहीं जा रहे हो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इस प्रणाली के थ्रू आप क्या कर सकते हो, दूसरों से तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हो। ठीक है, तुलना आराम से कर सकते हो। व्यापारी अपने लाभ, क्रय विक्रय तथा आय व्यय की इस वर्ष की तुलना दूसरे वर्षों से कर सकता है। ठीक है, आप दूसरे से तो कर ही सकते हो, आप बल्कि क्या कर सकते हो, अपने ही प्रीवियस ईयर के जो प्रॉफिट है, लॉस है, कितना इनकम हुआ था, कितना लॉस हुआ था, उन सबको क्या कर सकते हो, मिला सकते हो, देख सकते हो कि पिछली बार प्रॉफिट ज़्यादा, तो अरे पिछली बार प्रॉफिट ज़्यादा था, इस बार कम है, या इस बार ज़्यादा है, पिछली बार कम था। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मिला सकते हो, जिसके आधार पर यदि वह कोई सुधार करना उचित समझता है तो सुधार किया जा सकता है। और अगर उसको लग रहा है कि पिछली बार उसने कोई ऐसा तरीका यूज़ किया था जिससे उसका प्रॉफिट बढ़ा है, इस बार भी उसको ऐसा तरीका यूज़ करना चाहिए, या उसका कोई तरीका गलत जा रहा हो, उसको चेंज करना हो, तो वो उस हिसाब से अपने अकॉर्डिंग सुधार कर सकता है। लाभ हानि का ज्ञान, दूसरा हमारा क्या है, 10th एडवांटेज है हमारा लाभ हानि का ज्ञान। इस प्रणाली में सरलता से एक निश्चित अवधि के बाद लाभ हानि खाता बनाया जाता है। ठीक है, ये जो तरीका होता है, इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, 1 साल, 2 साल, 6 महीना, आप क्या हो, आपका जितना दिन का टर्नओवर हो, ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है, इसमें लाभ हानि खाता मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, जिससे व्यापार में होने वाले लाभ अथवा हानि को ज्ञात किया जाता है। जिससे आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, इसको आप पता कर सकते हो। बिकॉज अगर आप डेली परचेज और सेल करते हो तो आपको उससे ये नहीं पता चल पाता है कि आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है या प्रॉफिट में जा रहा है। लेकिन जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो आपको एक्चुअली में पता चलता है कि आपके बिजनेस को लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है।
नेक्स्ट है हमारा आर्थिक स्थिति का ज्ञान। व्यापारी एक निश्चित तिथि को सभी खाते बंद कर उनके शेष ज्ञात करता है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, व्यापार आर्थिक स्थिति का व्यापारी क्या होता है, एक निश्चित तिथि उनका बैलेंस शीट बनाने का या जो अंतिम खाते होते हैं उनका बनाने का एक दिन होता है। ठीक है, उस दिन क्या करता है, अपने सारे अकाउंट्स को वो क्लोज करके क्या बनाता है, अपने शेष को ज्ञात करता है कि एक्चुअली में बिजनेस में उसके पास कितना एसेट्स और कितना लाइबिलिटी बचा हुआ है। ठीक है, विभिन्न खातों के द्वारा आर्थिक चिट्ठा बना सकता है। ठीक है, और ये जो जितने भी क्या होते हैं बचे हुए होते हैं, जैसे कि कितना एसेट्स है, कितना लाइबिलिटीज़ है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, इन सब के थ्रू क्या करता है, वो एक आर्थिक चिट्ठा बनाता है, जिससे व्यापार की स्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे पता चलता है कि एक्चुअली में व्यापार में लॉस हो रहा है, व्यापार में लाइबिलिटी ज़्यादा है या एसेट ज़्यादा है। ठीक है, तो उससे एक व्यापार की स्थिति पता चलती है कि व्यापार क्या हो रहा है, लॉस में जा रहा है या व्यापार उनका प्रॉफिट में जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा सरकार को लाभ। इस प्रणाली से सरकार किसी व्यवसाय की प्रगति, आयकर, बिक्री कर, उत्पादन कर आदि का अनुमान, क्या इससे इस प्रणाली से क्या होता है, सरकार को भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी व्यापार में कोई कितना क्या हो रहा है, कितना व्यापार बढ़ रहा है, कितना किसी भी बिजनेस का क्या इनकम है, कितना उसका सेल है, कितना वो प्रोड्यूस कर रहा है, इन सब का अनुमान क्या करती है, आराम से लगा सकती है और उसी अकॉर्डिंग क्या करती है, टैक्स भी लगा सकती है, आसानी से लगा सकती है। किसी व्यापार की वित्तीय स्थिति का सरलता से ज्ञात कर सकती है। ठीक है, उसकी वित्तीय स्थिति मतलब कि उसकी क्या, उसका एक पोजीशन क्या है मार्केट में। ठीक है, वो पता कर सकती है। अनुज्ञापत्र देने, बीमार संस्थाओं का ज्ञान करने तथा व्यापार व उद्योग संबंधित कानून बनाने में सरकार को इस प्रणाली में सहायता मिलती है। ठीक है, अगर वो क्या है कि कोई बिजनेस लगातार लॉस में जा रहा है तो उसको हम लोग बीमार संस्था बोलते हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी वो क्या कर सकती है, उनको पता कर सकती है कि हाँ ये बिजनेस रेगुलर बेसिस पे क्या जा रहा है, ये लॉस में ही जा रहा है, तो इनमें हमें री इन्वेस्टमेंट करना है या इसको बंद कराना है, या कोई व्यापार कितना बढ़ रहा है तो उस पर क्या करना है, नए नियम बनाने हैं, नए कानून बनाने हैं, कितना टैक्स लेना है, हर तरीके से क्या कर सकता है, वो अपने फैसले ले सकता है इस प्रणाली का यूज़ करके। ठीक है, फिर नेक्स्ट एडवांटेजेस है हमें हमारा समय तथा श्रम की बचत। इस प्रणाली द्वारा लेखे रखने से व्यापारी कम समय में लेखांकन कर सकता है। इस प्रकार समय व श्रम की बचत होती है। अगर आप इस प्रणाली का यूज़ कर रहे हो तो इस प्रणाली का यूज़ करके क्या करता है, जो भी व्यापारी होता है वो कम समय में, ठीक है, क्योंकि ये बहुत टफ नहीं होता है, तो अगर आप इस प्रणाली से कर रहे हो तो आपके जो सारे अकाउंट्स बुक है वो बहुत जल्दी जल्दी मेंटेन हो जाते हैं, जो लेखांकन प्रोसेस है वो बहुत जल्दी हो जाता है, और इससे उसका समय और श्रम मतलब मेहनत दोनों की क्या होती है, बचत होती है। नेक्स्ट है हमारा कर्मचारियों का लाभ। इस प्रणाली से लेखे शुद्ध व सही होते हैं, जिससे संस्था को अधिक लाभ होता है, इसलिए कर्मचारियों को भी अधिक पारिश्रमिक प्राप्त होता है तथा कर्मचारियों को अपनी योग्यता दिखाने का मौका मिलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस प्रणाली में क्या होते हैं, जितने भी अकाउंट्स होते हैं मतलब खाते होते हैं, जितने भी लेखे होते हैं सही होते हैं, जिससे क्या होता है, जिसकी संख्या जिसकी वजह से क्या होता है, अगर कोई चीज़ आप गलत कर रहे हो तो ऑफकोर्स सी बात है आपके बिजनेस को प्रॉफिट नहीं होगा। इसमें क्या होते हैं, सारे शुद्ध होते हैं, सही होते हैं, फ्रॉड के चांसेस नहीं होते हैं, तो कंपनी को लाभ भी ज़्यादा होता है। और अगर कंपनी को लाभ होगा तो ऑफकोर्स सी बात है कि जो कर्मचारियाँ काम कर रहे होंगे, वहाँ के एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे होंगे, उनको भी वो क्या करते हैं, सैलरी मतलब उनके मेहनत के हिसाब से उनको पे किया जाता है। और जब अगर आप किसी को उनका किया हुआ देते हो ना, अगर वो 2 घंटे की जगह 4 घंटे काम कर रहा है और बिजनेस क्या कर रहा है, उसको 4 घंटे के पैसे दे रहा है, तो कर्मचारी जो है उनका भी मोटिवेशन बढ़ेगा और वो अपनी और योग्यता दिखा पाएंगे। ठीक है, कि हाँ मुझे ये भी आता है, मैं इस चीज़ में बेटर हूँ, तो वो हर काम अच्छे से करेंगे और क्या करेंगे, अपने आप को मोटिवेटेड फील करेंगे और ज़्यादा काम करेंगे। फिर नेक्स्ट एडवांटेजेस है हमारा अन्य लाभ। दोहरा प्रणाली का प्रयोग जिस व्यापार में होता है
उस संस्था को ऋण प्राप्त करने समय लाभ होता है। ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हो, दोहरा लेखा प्रणाली का यूज़ कर रहे हो अपने बिजनेस में, तो अगर आपको कभी भी ज़रूरत होता है लोन का, तो आपको आराम से लोन मिल सकता है। क्यों? क्योंकि जो बैंक होती हैं, बीमा कंपनीज होती हैं, वो दोहरा लेखा प्रणाली पे ज़्यादा ट्रस्ट करती हैं। ठीक है, संस्था में यदि कोई व्यक्ति साझेदार होना चाहता है या लेन देन करने का इच्छुक है, तो वह संस्था के खाते देखकर उचित निर्णय ले सकता है। या कोई क्या कर रहा है, पार्टनरशिप में इंटरेस्टेड है कि उसको क्या करना है, इस बिजनेस का पार्टनर बनना है, तो वो भी क्या करेगा, पहले आपकी अकाउंट्स बुक देखेगा कि हाँ एक्चुअली में इस बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, देन तो बनेगा। ठीक है, या कोई लेन देन करना चाह रहा है, देन आपको उस सब के लिए क्या होगा, आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि दोहरा लेखा प्रणाली एक लोकप्रिय प्रणाली है जिसपे क्या करते हैं मैक्सिमम लोग, मतलब पूरा देश इस प्रणाली को यूज़ करता है, और काफ़ी अब ट्रस्टवर्दी प्रणाली भी आप इसको बोल सकते हो। तो आपको एडवांटेजेस समझ में आ गए होंगे आई होप। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसके डिसएडवांटेजेस। जैसा कि मैं अपने हर चीज़ों में बताती हूँ, अगर किसी चीज़ के एडवांटेजेस हैं, अच्छाइयाँ हैं, तो उसमें कुछ दोष भी होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे दोहरा लेखा प्रणाली के दोष। ठीक है, कि कुछ क्या इसमें दोष है। डिसएडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो पहला क्या है, पहला है ये महंगी प्रणाली है। ठीक है, ये बहुत महंगी पड़ती है। इस प्रणाली में अनेक पुस्तकों का प्रयोग किया जाता है और सभी बहियों में लेख करने के लिए लिपिका और लेखा पारिकाओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस प्रणाली में जैसे कि हम लोग देखते हैं मेमोरेंडम बुक, जनरल, फिर लेज़र, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर बैलेंस शीट। ठीक है, जिसको आप लोग बोल सकते हो स्मरण बही, लाभ हानि खाता, रोजनामचा, खतौनी या अंतिम खाते, ये सब बनाने के लिए बहुत सारी पुस्तकों का क्या होता है, पुस्तकों का प्रयोग होता है। क्योंकि हर एंट्री क्या होती है, हर खाते अलग अलग पुस्तकों में बनाए जाते हैं, और हर पुस्तक में क्या होता है, लिखने वालों का, जो लिख रहे हैं उनके लिए हमें क्या होता है, लेखा पालकों का ज़रूरत भी होती है। ठीक है, ज़रूरत भी होती है। अतः यह खर्चीली प्रणाली होती है, और सबको जब आप रखोगे अलग अलग बुक्स पे एंट्री करने के लिए, तो आप सबको सैलरी भी दे रहे हो, उतनी सारी बुक्स भी आप परचेज कर रहे हो, तो ये क्या होती है, थोड़ी खर्चीली प्रणाली होती है। ठीक है, मतलब महंगी प्रणाली होती है। फिर नेक्स्ट है हमारा जटिल प्रक्रिया। जटिल प्रक्रिया क्या है, इस प्रणाली को अपनाते समय अनेक नियम व सिद्धांतों को ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये क्या होती है, कुछ निश्चित नियम और सिद्धांत पे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस प्रणाली का यूज़ कर रहे हो, तो आपको बहुत सारे नियम और सिद्धांत के साथ ही क्या करना है, अपनी एंट्री आप कर सकते हो, अपने खाते को आप बना सकते हो। कोई भी नियम और सिद्धांत आप भूल नहीं सकते हो। ठीक है, प्रारंभिक लेखों में व्यापारिक लाभ हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा बनाने तक लंबी प्रक्रिया अपनानी होती है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, मेमोरेंडम बुक या रोजनामचा से लेके आपको आर्थिक चिट्ठा तक बनाने के लिए एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, मतलब एक बहुत लंबा प्रक्रिया होती है, लंबी प्रक्रिया होती है, जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे नियम होते हैं, और आपको वो सारे नियम पता होने चाहिए, तभी आप इस प्रणाली का प्रयोग कर सकते हो। फिर है हमारा नियंत्रण में कठिनाई। इस प्रणाली को अपनाने के लिए विभिन्न नियमों व सिद्धांतों का पालन किया जाता है, जिस कारण एक साधारण ज्ञान वाला या अशिक्षित व्यापारी इसे नहीं समझ सकता। जैसा कि ऊपर हमने देखा कि इस प्रणाली में क्या होता है, अगर आप इस प्रणाली का यूज़ कर रहे हो, तो इसमें बहुत सारे नियम का क्या होता है, उपयोग होता है। ठीक है, बहुत सारे नियम आपको और सिद्धांत मानने पड़ते हैं। ठीक है, जो एक साधारण ज्ञान वाला आदमी, जैसे कि जो 12th 10th लेवल तक का इंसान जिसको नहीं समझ सकता, या जो अशिक्षित हो, कभी कभी आप देखते हो कि बिजनेसमैन क्या है, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो वो लोग तो क्या करेंगे, इस सिद्धांत और इस नियम को समझ ही नहीं पाएंगे। अतः साधारण ज्ञान वाला व्यापारी अपने लेखा पालकों पर उचित नियंत्रण नहीं रख सकता, और जब उसको पता ही नहीं है कि एक्चुअली में नियम होता क्या है, तो जो अकाउंट्स की एंट्री कर रहा है वो उस पर नियंत्रण कैसे रखेगा। वो तो जो करके देगा ये सही मान लेगा, क्यों, क्योंकि इसको तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो इसीलिए क्या करता है, वो उस पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। अब मुझे अकाउंट्स के बारे में पता है, अगर मेरे सामने कोई गलत एंट्री करेगा तो मैं उसको क्या कर पाऊंगी, समझ पाऊंगी, और मैं उसको बता पाऊंगी, मैं उस पर नियंत्रण रख पाऊंगी। लेकिन जब मुझे ही नहीं पता है, तो कोई किसी को भी डेबिट और क्रेडिट करके दे देगा, मुझे तो वो सही लगेगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा नियंत्रण में भी क्या होता है, कठिनाई होती है। फिर नेक्स्ट है हमारा विशेष ज्ञान आवश्यक।
एक व्यापारी जो इस प्रणाली को अपनाना चाहता है उसे शिक्षित होने पर भी दोहरा लेखा प्रणाली का ज्ञान प्राप्त करने के लिए विशेष परीक्षण लेना अनिवार्य होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसके लिए कुछ विशेष ज्ञान की भी आपको ज़रूरत होती है। अगर आप शिक्षित हो, आपने अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छा किया हुआ है, लेकिन आप दोहरा लेखा प्रणाली को अपनाना चाहते हो, तो आपको दोहरा लेखा प्रणाली सीखने के लिए क्या करना होगा, अलग से ज्ञान लेना होगा। इसके बारे में जहाँ पे आपको जो कोचिंग इंस्टीट्यूट सिखाते होंगे, आपको वहाँ जाके अलग से क्या करना होगा, सीखना होगा और इसके बारे में ज्ञान लेना होगा, अनिवार्य है वो। ठीक है, लेखा प्रणाली के लिए विशेष परीक्षण लेना अनिवार्य होता है। यदि वह परीक्षण प्राप्त नहीं कर सकता तो वह इस प्रणाली का प्रयोग समुचित ढंग से नहीं कर सकता है। ठीक है, और वो अगर इस परीक्षण को क्या कर रहा है, नहीं ले रहा है, वो इसकी स्टडी नहीं कर रहा है, तो वो उसको इस प्रणाली को यूज़ करने में क्या होगी, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, यही बोल रहा है। ठीक है, फिर इसमें बोल रहा है बड़े व्यापार के लिए, मतलब ये जो प्रणाली है वो बहुत छोटे व्यापारों के लिए नहीं है अच्छी, ये बड़े व्यापारों के लिए ज़्यादा सही है। इस प्रणाली को अपनाने के लिए विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का प्रयोग किया जाता है और इसे अपनाने के लिए विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है, अतः यह प्रणाली बड़े व्यापार ही अपना सकते हैं। ठीक है, इस प्रणाली में क्या होती है, बहुत सारी बुक्स यूज़ होती हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, लेखा पालिका आपको चाहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इसके लिए आपको एक अलग तरीके का मतलब विशिष्ट ज्ञान, मतलब अकाउंट्स में आपको नॉलेज भी लेनी पड़ती है। तो कोई छोटा बिजनेसमैन इतना सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, इतना बजट वो मेंटेन नहीं कर सकता, इसीलिए आपको बड़े व्यापारी ही क्या कर सकते हैं, इसको अपना सकते हैं, वही इतना खर्चा बियर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा अशुद्धियों का पता लगाना कठिन। यदि लेखापालक प्रारंभ में लेखा करते समय अशुद्धि का कर देता है तो उसका पता लगाना कठिन हो जाता है। लेखे करते समय क्षतिपूर्वक अशुद्धियां तथा प्रारंभिक लेखे में अशुद्धि हो सकती है जिनका ज्ञान प्राप्त करना बहुत कठिन है। ठीक है, अशुद्धियाँ मतलब कि अगर आप बाद में कोई गलती करते हो तो उसका पता चल जाता है, लेकिन अगर आप मेमोरेंडम बुक या जनरल में ही कोई गलती कर देते हो तो उसका आप कभी भी पता नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि जनरल या मेमोरेंडम बुक में हम तुरंत बेचते हैं और तुरंत ही लिख देते हैं उसको। ठीक है, जैसे 5,000 का बेचा तो हमने 5,000 लिख दिया। अब वो अगर उसी टाइम उस 5,000 को आपने 50,000 कर दिया है तो आप कभी भी उस गलती को सही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो कहीं लिखा नहीं है, वो बस ओरली था, आपने तुरंत बेचा था और तुरंत आपने जनरल में लिख दिया, तो आप जनरल का लिखा ही सही मानोगे। ठीक है, तो ये गलती इतनी ब्लंडर मिस्टेक हुई, लेकिन आप इसका कभी भी पता नहीं लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके पहले कोई बुक नहीं है। अगर प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट या लेज़र में कोई गलती होती है तो आप पता लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास जनरल या मेमोरेंडम बुक होती है, आप उसमें से उठा के चेक कर सकते हो। लेकिन अगर मेमोरेंडम बुक या रोज नामचा में कोई गलती हो जाती है तो आप इसको चेक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये ओरली था, आपने तुरंत ट्रांजैक्शन किया था और तुरंत लिख दिया था, इसका पहले से कहीं पे लिखा हुआ नहीं है जिससे आप मिलान कर सको। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ डिसएडवांटेजेस। तो आई होप आपको डिसएडवांटेजेस समझ में आया होगा। तो अब हमारा नेक्स्ट क्या है, अब हमारा नेक्स्ट है पुस्तपालन से संबंधित परिभाषिक शब्द। ठीक है, अगर आप एक पुस्तपालन कर रहे हो, मतलब बुक कीपिंग कर रहे हो, टर्मिनोलॉजी ऑफ बुक कीपिंग जिसको बोलते हैं, तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, अलग अलग वर्ड्स होते हैं, जिन वर्ड्स को मतलब आपको पता होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर उनका मतलब आपको नहीं पता होगा तो आप क्या कर पाओगे, आप चीज़ों को समझ ही नहीं पाओगे और आप सही से एंट्री कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, देखिए, तो पुस्तपालन तथा लेखा शास्त्र को समझने के लिए कुछ विशेष शब्दों का अर्थ समझना अति आवश्यक है, जो निम्न प्रकार के हैं। अगर आपको पुस्तपालन या लेखा शास्त्र समझना है तो आपको क्या करना है, कुछ वर्ड्स होते हैं उनका मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो वर्ड्स क्या होते हैं तो हम देखते हैं वो वर्ड्स क्या है। पहला शब्द है हमारा व्यापार, मतलब ट्रेड, बिजनेस। व्यापार में वह प्रत्येक क्रिया आती है जो वस्तुओं के क्रय विक्रय द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। मतलब व्यापार, इसको इंग्लिश में हम लोग ट्रेड बिजनेस भी बोलते हैं। ये क्या होता है, व्यापार में वो सारे काम आते हैं। ठीक है, जो आप क्या कर रहे हो, मतलब वो सारे काम जिसमें आप क्या कर रहे हो, किसी भी सामान को, ठीक है, वस्तु मतलब किसी भी सामान को आप बेच रहे हो या खरीद रहे हो। ठीक है, लेकिन किस पर्पज से बेच या खरीद रहे हो,
प्रॉफिट कमाने के पर्पज़ से, मतलब लाभ कमाने के पर्पज़ से, मतलब या आप किसी को ऐसे ही दे रहे हो तो नहीं, ठीक है। मतलब कुछ अगर आपके घर का सामान है, आपने किसी को ऐसे ही बेच दिया तो नहीं, आपने पर्टिकुलरली क्या खोला है, उस चीज़ का बिजनेस खोल के रखा है। जैसे कि मैं पेन अगर बेच रही हूँ तो मैंने इसका क्या किया है, बिजनेस खोल के रखा है, और इसको मैं अगर किसी को बेच रही हूँ तो मेरा मोटिव क्या है, मेरा मोटिव है प्रॉफिट कमाना, ठीक है। तो इसीलिए व्यापार में प्रत्येक सेवा भी सम्मिलित की जाती है जो धन प्राप्त के लिए की जाती है, ठीक है। और व्यापार में सारी सेवाएं भी आती है, ठीक है, जो मतलब सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हुए, इंजीनियर्स हुए, टीचर्स हुए। ये क्या करते हैं, ये कोई सामान नहीं बेच रहे हैं। क्या डॉक्टर टीचर कोई सामान बेच रहे हैं? नहीं, लेकिन फिर भी ये क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अगर आपको सर्विस दे रहे हैं, डॉक्टर अगर आपको सर्विस दे रहा है तो उसका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना, ठीक है। वो आपसे फीस लेता है, तो इसीलिए इसमें सर्विसेज को भी काउंट किया जाता है जो धन प्राप्त के लिए की जाती है। अगर कोई टीचर अगर घर में ही अपने बच्चे को पढ़ा रही है तो वो बिल्कुल भी क्या होगा, व्यापार नहीं होगा। लेकिन वो टीचर स्कूल में पढ़ा रही है या ट्यूशन पढ़ा रही है जिसमें वो फीस ले रही है, तो वो क्या आएगा, व्यापार के अंदर आएगा। इस प्रकार लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय व्यापार कहलाता है, ठीक है। इसी को बोल रहा है कि अगर आप लाभ कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए अगर किसी भी सामान को बेच रहे हो या सेवाओं को बेच रहे हो या खरीद रहे हो तो इसी को हम लोग बोलते हैं व्यापार, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है हमारा व्यापार का स्वामी, मतलब बिजनेसमैन, ठीक है। बिजनेसमैन, अब तो ये था बिजनेस, अब बिजनेस को जो चला रहा है वो क्या होता है, बिजनेसमैन। व्यापार का स्वामी जिसको हम लोग बोलते हैं, व्यापार का स्वामी वो होता है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से अपनी पूंजी लगाकर किसी व्यापार को संचालित करता है, ठीक है। व्यापार का स्वामी क्या होता है कि मतलब आज हम क्या हुआ, मेरा मन कर रहा है कि अब हमें क्या करना है, अब हम बहुत बैठ लिए खाली, अब हमें क्या करना है, पैसे कमाने हैं। तो मैंने क्या किया, अपने पास रखे हुए 10,000 रुपये से कुछ सामान खरीदा, मान लीजिए पेन खरीदे, ढेर सारे 10,000 की पेन खरीद लिए और इस पेन को अब हम बेच रहे हैं, ठीक है, मार्केट में। तो इसी को हम लोग बोलते हैं व्यापार। और क्या है, हम इस पैसे को लगाएं 10,000 को, तो इसलिए हम क्या हुए, व्यापार के स्वामी, मतलब बिजनेसमैन हुए, ठीक है। मतलब अगर प्रॉफिट कमाने के मोटिव से कोई इंसान क्या करता है, अपनी पूंजी मतलब अपना कैपिटल लगा के अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं व्यापार का स्वामी। यदि व्यापार में हानि होती है तो उसे सहन करता है। जिस व्यापार को एक व्यक्ति चलाता है वह एकाकी व्यापारी तथा जिस व्यापारी को 2 या 2 से अधिक व्यक्ति चलाते हैं वो साझेदार कहलाते हैं, ठीक है। देखो, और अगर हमने ये पेन का बिजनेस शुरू किया तो अब हमें इसमें गारंटी तो नहीं है कि प्रॉफिट होगा या लॉस ही होगा, ठीक है। तो अगर लॉस हो रहा है, मतलब हानि हो रही है, तो भी हम ही इसको सहन करेंगे, ठीक है। मेरा 10,000 रुपये गया तो हमें क्या करना होगा, उस 10,000 को सहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो लॉस हो गया, मेरा बिजनेस नहीं चला, ठीक है। और इसमें बोल रहा है जो अगर कोई एक व्यक्ति बिजनेस चला रहा है, ठीक है, एक बंदा बिजनेस चला रहा है तो उसको हम लोग एकाकी व्यापारी बोलते हैं। और 2 या 2 से ज़्यादा लोग बिजनेस चला रहे हैं तो उसको साझेदार कहते हैं, ठीक है। ये हुआ व्यापार के स्वामी। अब फिर तीसरा है हमारे पास कैपिटल, मतलब पूंजी। पूंजी क्या होता है, तो व्यापार का स्वामी व्यापार प्रारंभ करते समय जो धन लगाता है उसे पूंजी कहते हैं, ठीक है। जो मतलब अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो बिजनेस ऐसे ही तो स्टार्ट नहीं हो जाता, उसको ऑफ कोर्स ही बात है कुछ सामान रखना होगा। मान लीजिए अगर हम बोल रहे हैं कि हमें फ़ोन का बिजनेस शुरू करना है तो हमें अपने पास पहले 10-20 तो फ़ोन रखना भी तो होगा। तो उस 10-20 फ़ोन खरीदने के लिए हम अपने पास से जो पैसे लगाएंगे उसी पैसे को हम लोग पूंजी बोलते हैं, ठीक है। कोई भी बिजनेस शुरू करते टाइम जो पैसे लगाते हैं उसी को हम लोग पूंजी कहते हैं, ठीक है। व्यापार आरंभ होने के बाद भी समय समय पर व्यापार का स्वामी जो रुपया तथा संपत्ति व्यापार में लगाता है उसे भी पूंजी कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि पूंजी सिर्फ एक बार जो शुरू में लगाई उसी को बोलते हैं। ऐसा भी होता है कि बिजनेस चल रहा है, ठीक है, लेकिन बीच में क्या होता है, अगर मान लीजिए मेरा फ़ोन का बिजनेस चल रहा है लेकिन फिर हमें लग रहा है कि हमें 10 फ़ोन और रीस्टॉक कराने चाहिए, मतलब और अपने दुकान में लाने चाहिए, तो हम उस बीच में भी तो 6 महीने बाद भी तो क्या करेंगे, 10 फ़ोन का पैसा लगाएंगे अपने पास से। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ शुरू में ही कैपिटल की ज़रूरत होती है पूंजी की, बीच बीच में भी अगर कोई पैसा अगर व्यापार का स्वामी लगा रहा है, बिजनेसमैन लगा रहा है तो उसे भी हम लोग पूंजी ही कहते हैं, ठीक है।
उसे भी पूंजी कहते हैं। यदि व्यापारी के पास रुपया तथा संपत्ति है और उन्हें व्यापार में नहीं लगाया तो वह पूंजी नहीं है, ठीक है। और देखो, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया कि मैंने 10,000 की पेन खरीदी, लेकिन मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपये थोड़ी होंगे, मेरे पास तो 50,000 रुपये होंगे। लेकिन उन 50,000 को मैंने पूंजी क्यों नहीं बोला? क्योंकि मैंने सिर्फ 10,000 से बिजनेस स्टार्ट किया था, तो वो 10,000 रुपये सिर्फ पूंजी हुआ। उस 40,000 को मैंने बिजनेस में नहीं लगाया है, तो वो मेरा पूंजी नहीं होगा, ठीक है। और मेरे पास जितनी प्रॉपर्टी, मेरे पास जितने पैसे होंगे, उन सबको आप पूंजी नहीं गिनोगे। क्यों? क्योंकि वो सब मैंने बिजनेस में नहीं लगाया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेशा। पेशा क्या होता है? प्रोफेशन। प्रोफेशन मीन्स कि जो आप काम करते हो, ठीक है। पेशा जीविका चलाने का एक साधन है। पेशे के लिए व्यक्ति को विशेष ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, जिसके लिए उसे विशेष परीक्षण लेने होते हैं, जैसे डॉक्टर, वकील आदि, ठीक है। प्रोफेशन मतलब जो आप जिस चीज़ में स्किल्ड हो, ठीक है। ये क्या होता है? एक माध्यम होता है, साधन होता है, जिससे आप क्या करते हो? अपने डे टू डे लाइफ को चलाते हो। जैसे कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर क्या कर रहा है? किसी का इलाज करके उससे फीस ले रहा है और उसी से वो अपने घर के खर्चे चला रहा है, ठीक है। लेकिन पेशे में क्या होता है? हमें एक विशेष तरीके के ज्ञान की ज़रूरत होती है। जैसे अगर आप डॉक्टर हो तो यानी आपको डॉक्टर की पढ़ाई करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप वकील हो तो आपको वकील की पढ़ाई करनी ज़रूरी है, आपके पास उसकी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो यही होता है हमारा पेशा। नेक्स्ट है हमारा संपत्ति। संपत्ति का मतलब होता है एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? वे सभी वस्तुएं जो व्यापार चलाने में प्रयोग की जाती हैं, संपत्ति कहलाती है, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो आप बिज़नेस चलाने के लिए क्या कर रहे हो? यूज़ कर रहे हो। जैसे कि अगर मैंने 10 मोबाइल से अपना बिज़नेस शुरू किया है, तो कहाँ शुरू किया है मैं? मुझे उसके लिए ज़मीन चाहिए होगी, मुझे उसके लिए एक शॉप चाहिए होगी, मुझे उसके लिए मशीन चाहिए होंगे, मुझे उसके लिए काउंटर्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो ये सब क्या होंगे? मेरे एसेट्स होंगे, ठीक है। एक बिज़नेस को चलाने के लिए जो भी चीज़ें आपकी लग रही है, वो सब क्या होती है? वो सब एसेट्स के अंदर ही आती है। ये स्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार की होती है। मतलब स्थायी मतलब जो फिक्स्ड होती है, जिसको आप हिला नहीं सकते, जैसे लैंड, लेबर, बिल्डिंग, ठीक है। ये सब लैंड और बिल्डिंग, ठीक है, मशीन, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? इनको आप हिला नहीं सकते हो, ठीक है। तो स्थाई क्या होता है? स्थाई वो होता है जिसको आप एक जगह से दूसरे जगह हिला नहीं सकते। और अस्थाई क्या होता है? वो मूविंग होता है, आप इसको कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। इन्हें आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में लिखते हैं। और इन एसेट्स को आप क्या करते हो? जो बैलेंस शीट बनाते हो, जो आर्थिक चिट्ठा होता है आपका, उसमें जो एसेट साइड होता है, एसेट साइड, उस साइड हम क्या करते हैं? इन सब चीज़ों को लिखते हैं। जैसे भूमि हुआ, मकान हुआ, मशीन हुआ, रोकड़ हुआ, रहतिया मतलब जो बचे हुए पैसे होते हैं बिजनेस चलाने के बाद, और फर्नीचर्स, ये सब क्या होते हैं? ये सब हमारे एसेट्स होते हैं। और इनको हम जो साल भर के बाद आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं, उनके में एसेट साइड्स को क्या करते हैं? इन सब चीज़ों को लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारा माल। माल क्या होता है? गुड्स, ठीक है। जो सामान, जिस चीज़ से आप डील कर रहे होते हो बिजनेस में। व्यापारी जिन वस्तुओं में व्यापार करता है वे सभी माल कहलाते हैं, ठीक है। अगर कोई भी बिजनेसमैन जिस चीज़ को बेच रहा हो, ठीक है, फ़ोन है, पेन है, कपड़ा है, मशीन है, कोई भी चीज़ अगर वो बेच रहा है, तो उन्हीं चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? गुड्स, मतलब माल, ठीक है। व्यापार में वह प्रत्येक वस्तु जिन्हें बेचने के लिए के उद्देश्य से क्रय किया जाता है, माल है, ठीक है। कोई भी बिजनेस में अगर आप कोई सामान दोबारा बेचने के लिए खरीद रहे हो, ठीक है, जैसे कपड़े आप खरीद के लेके आए लेकिन उसको आप पहनोगे नहीं, उसको आप दोबारा मार्केट में बेचोगे, तो वो क्या होगा? वो आपके लिए माल होगा, ठीक है। उदाहरण के लिए एक व्यापारी यदि कपड़े का व्यापार करता है तो कपड़ा उसके लिए माल है, ठीक है। जो एग्जाम्पल मैंने दिया वही आप यहाँ पे लिखा है। अगर कोई व्यापारी कपड़ों का व्यापार करता है तो वो कपड़ा क्या है? उसके लिए माल है, ठीक है, क्योंकि वो कपड़ों को पहनेगा नहीं, वो कपड़ों को बेचेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दायित्व। दायित्व का मतलब है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ क्या होती है? किसी व्यापारिक संस्था को जो रकम देनी होती है, अर्थात जब व्यापारी भावी भुगतान के लिए कुछ रकम, माल या वस्तु उधार लेता है
तो उनका मूल दायित्व होता है, ठीक है। अगर कोई बिजनेस को किसी को पैसा देना है, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, कोई माल उधार में ले आते हैं कि इसका पेमेंट हम 10 दिन बाद करेंगे, या कभी कभी हम पैसे उधार लेते हैं, कोई माल उधार लेते हैं या कोई चीज़ उधार लेते हैं, ठीक है। तो उनको आपको जब लौटाना हो, ठीक है, उसके पैसे अगर आपको देने हो या कोई चीज़ आपको देनी हो, तो वो क्या होता है, आप पे दायित्व होता है कि वो आपको देना है। जैसे देय बिल, ठीक है, लेनदार, बैंक ऋण, जो आपने बैंक से लोन लिया है, लेनदार मतलब जिनको आपको पैसे देने हैं, बैंक अधिविकर्ष मतलब बैंक से आपने क्या कर लिया, ओवरड्राफ्ट कर लिया, ज़्यादा पैसे निकाल लिए हैं, वो आपको बैंक में रखने हैं, उद्यत खर्च जो अलग अलग खर्च होते हैं वो आदि, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, आपके दायित्व होती हैं। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें आपको एक समय के बाद लौटानी पड़ती है, ठीक है, ये आपको कुछ समय के लिए ही मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है, आहरण। आहरण मतलब अगर कोई अपने ही बिजनेस से अपने खर्चों के लिए, अपने पर्सनल खर्चों के लिए पैसे निकाल रहा है, ठीक है। जैसे मेरा मोबाइल का बिजनेस था, लेकिन मैंने एक मोबाइल अपने लिए निकाल लिया कि मैं इसको यूज़ करूँगी, तो वो क्या है, वो आहरण है। क्यों? क्योंकि वो मेरा लॉस हो गया, बिजनेस में 10,000 का मेरा लॉस हो गया, मैंने जो पूंजी लगाई थी उसमें से 10,000 रुपये कम हो गए। क्यों? क्योंकि वो मैंने अपने यूज़ में कर लिया और उसका पैसा बिजनेस में नहीं गया, ठीक है। व्यापार का स्वामी अपने व्यापार से घर खर्च के लिए रुपया अथवा माल निकालता है, ठीक है। बहुत से व्यापारी ऐसे होते हैं कि अगर वो जिस चीज़ से डील कर रहे हैं, मान लीजिए पेन का बिजनेस है मेरा, तो अब मुझे घर में पेन की ज़रूरत होगी तो मैं बाहर से थोड़ी खरीद के लाऊंगी, मैं अपने बिजनेस से ही ना निकालूंगी। या मुझे घर खर्च के लिए पैसे चाहिए तो मैं अपने बिजनेस से ही ना लूँगी, तो उसी को बोलते हैं आहरण, ठीक है। जितनी धनराशि वो अपने खर्चों के लिए व्यापार से निकालता है उसे आहरण करते हैं। और जैसे कि मैंने 10 रुपये की पेन निकाल ली और 20 रुपये मैं कैश ले गई, तो मतलब 30 रुपये क्या हो गया, मेरा आहरण हो गया, ड्राइंग्स हो गया, क्योंकि 30 रुपये मैंने अपने बिजनेस से निकाल लिए अपने घर खर्च के लिए। आहरण करने से व्यापार की पूंजी कम होती है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना, अगर ड्राइंग्स हो रहा है तो यानी बिजनेस की क्या हो रही है, पूंजी मतलब जो कैपिटल है वो कम हो रहा है, ठीक है। आहरण के लिए एक व्यापारी ने अपने व्यापार से 600 रुपये नगद तथा 1600 रुपये का माल घर खर्च के लिए निकालता, तो 600 प्लस 1600 इज इक्वल टू 2200 रुपये आहरण है, ठीक है। इसमें उदाहरण के लिए दिया है कि उसने क्या किया, 600 रुपये नगद निकाल लिए और 1600 का वो माल ले गया अपने बिजनेस से, ठीक है। मान लीजिए 1600 की हम पेन ले लिए और 600 रुपये हम कैश ले लिए, तो अब मेरा टोटल क्या हो गया, 2200 रुपया। अगर हम यही 2200 रुपये किसी और को देते तो हमें 2200 रुपये कैश भी मिलता और प्लस इस पर जो प्रॉफिट था वो भी मिलता। लेकिन अब तो ना ये 2200 रुपये मिले ना ही इस पर प्रॉफिट मिला, तो ये 2200 रुपये तो मेरा अपना जो कैपिटल मैंने लगाया था वो खर्च हो गया ना, वो कम हो गया ना, इसीलिए इसको आहरण बोलते हैं। 2200 रुपये आप लोग क्या करोगे, ड्राइंग से अकाउंट में डालोगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लाभ, प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है, जिसके लिए हम बिजनेस खोलते हैं, ठीक है। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो यानी आप प्रॉफिट के लिए ही करते हो, विदाउट प्रॉफिट कोई भी बिजनेस नहीं होता है। लाभ क्या होता है, एक निश्चित अवधि के अंत में व्यापार के समस्त आय में से समस्त व्यय घटाने पर आने वाला अंतर लाभ होता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जैसे 1 साल हुआ, 6 महीने हुए, 8 महीने हुए, 2 साल हुआ, उस टाइम पीरियड क्या होता है, वो बंधा होता है कि और बिजनेस में पहले से डिसाइडेड होता है कि इतने समय बाद ही हमें ये करना है। तो एक निश्चित समय के बाद, जैसे 1 साल मान लो, तो 1 साल के बाद क्या होगा, आपने जितना कमाया और जितना खर्च किया, तो कमाए वाले में से आप खर्च को क्या करोगे, माइनस कर दोगे, और जितना अमाउंट आपके पास बचेगा वो अमाउंट ही क्या होगा, हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। जितना कमाया और जितना खर्च किया उन दोनों के अंतर को ही हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारा लॉस। लॉस क्या होता है, जब एक समयावधि में व्यय अधिक होते हैं और आय कम होती है, तो समस्त खर्चों में समस्त आय घटाकर जो अंतर आता है वो हानि कहलाता है, ठीक है। और अगर साल भर बाद हम देख रहे हैं कि हमारा खर्चा ज़्यादा है और प्रॉफिट कम है, ठीक है, तो यानी आपको लॉस हुआ है, ठीक है। खर्चे ज़्यादा हो गए और कमाई तो कम हुई, मतलब आपने कमाया 10 रुपये लेकिन खर्च किए 12 रुपये, तो 2 रुपये आप अपने घर से दे रहे हो, तो इसी 2 रुपये को हम क्या बोलेंगे, लॉस, कि आपको 2 रुपये का लॉस हुआ है, ठीक है। फिर है प्रमाणक। वाउचर क्या होता है, में नगद तथा उधार लेन देन किए जाते हैं तथा रुपए का लेन देन होता है।
इन रुपए व माल के लेन देन को प्रमाणित करने के लिए जो प्रमाण पत्र तैयार किए जाते हैं उन्हें प्रमाणक कहते हैं, जैसे बीजक, रसीद तथा कैश मेमो आदि। ठीक है, आपके पास बहुत सारे, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बहुत सारी एंट्री, मतलब दिन भर में सेल और परचेज हो रहा है। ठीक है, उस सेल और परचेज को करने के लिए अगर आप उधार में माल बेच रहे हो तो उधार में माल बेचने के लिए आप क्या करोगे, आप उधार में जब माल बेच रहे हो तो आपको किसी को क्या करना होगा, रसीद देना होगा कि मैंने ये उधार में माल बेचा है। आप क्या करोगे, फिर अपने पास रसीद रखोगे, आपने उधार में माल खरीदा है तो आप अपने पास वो रसीद रखोगे और फिर क्या करोगे, जब उसके पास पैसे लेने जाओगे तो वो रसीद दिखाओगे। तो इसी को बोलते हैं प्रमाणक, जो प्रूफ दे। ठीक है, कि हाँ आपने मुझसे उधार में माल खरीदा था, आप मेरे पैसे दो। ठीक है, जैसे रसीद हुई, बीजक हुई, या कोई भी सामान आप बेचते हो, जैसे कि हमने ये पेन बेचा, अब मैं बोलूँगी कि अगर ये पेन ख़राब निकलता है तो आप इसकी रसीद के साथ में लेके आइएगा, तभी मैं इस पेन को चेंज करूँगी। ठीक है, तो वो क्या, रसीद इस पेन का प्रमाण है कि ये पेन मेरे ही घर से खरीदी गई थी। ठीक है, इसी को हम लोग प्रमाणक बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेनदार या ऋणदाता, क्रेडिटर्स, जो आपको उधार देता है। ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं लेनदार या ऋणदाता। तो क्रेडिटर्स हमारे क्या होते हैं, व्यापारी समय समय पर उधार माल क्रय करता है। ठीक है, जो व्यापारी होते हैं वो बहुत बार, अब हर व्यापारी या बिजनेसमैन हमेशा तो कैश में काम नहीं करता है कि नहीं हम जब भी माल खरीदेंगे पूरा पैसा दे के लाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि वो माल खरीद लेता है और बोलता है इस माल के बिकने पर मैं क्या करूँगा, पैसे दूंगा या दूंगी। ठीक है, तो बहुत बार क्या करता है, उधार में माल क्रय करता है जिसका भुगतान भविष्य में किया जाता है। ठीक है, और जिसको वो बोलता है कि 1 महीने बाद या 2 महीने बाद मैं इसका पेमेंट कर दूंगा। व्यापारी आवश्यकता पड़ने पर नगद रुपए भी उधार लेता है, और बहुत बार व्यापारी को क्या होता है, काम पड़ता है तो वो दूसरों से नगद भी पैसे उधार में लेता है। ठीक है, कि मुझे 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, 1 लाख दे दो, 2 लाख दे दो। इस प्रकार में व्यक्ति तथा संस्थान जिसने माल, रोकड़ तथा संपत्ति उधार ली है लेनदार कहलाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, जिसने क्या किए, ये चीज़ें ली हुई हैं। ठीक है, हमने माल लिया, हमने रोकड़ लिया, तो हमें क्या करना है, तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो जिसने पैसा लिया है वो क्या होता है, क्रेडिटर होता है। क्यों, क्योंकि उसको पैसे लौटाने होते हैं। ठीक है, मतलब कि मैंने आपको 10,000 रुपये दिए तो आपने पैसे लिए तो आप मेरे क्या हो, क्रेडिटर हो। क्यों, क्योंकि आपको मुझे पैसे लौटाने हैं। फिर क्या होता है, ऋणी तथा देनदार। ऋणी तथा देनदार कौन होते हैं, जो पैसे देते हैं। ठीक है, व्यापार में उधार माल का विक्रय भी किया जाता है। अब आप उधार माल खरीद के लाते हो तो बहुत बार कस्टमर्स भी ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मुझे माल दे दीजिए, मैं आपको पैसे बाद में दूंगा। ठीक है, तो विक्रय भी बहुत बार किया जाता है, मतलब सेल्स भी बहुत बार उधार पे किया जाता है। जिस व्यक्ति या संस्था को उधार माल बेचा जाता है वह हमारे लिए देनदार कहलाते हैं। ठीक है, और जिसको आपने उधार दिया है, ठीक है, और जिससे आपको पैसे मिलने वाले होते हैं वो आपके डेटर्स होते हैं, यानी देनदार होते हैं। ठीक है, उससे आपको पैसा मिलना होता है। फिर है व्यवहार अथवा लेन देन। ठीक है, व्यवहार अथवा लेन देन क्या होता है, जो ट्रांजैक्शंस होते हैं। व्यापार में जो क्रय विक्रय होता है उसे व्यवहार करते हैं। ठीक है, आप एक बिजनेस में जो लेन देन कर रहे हो, ठीक है, उसी को आप व्यवहार कहोगे। ये 2 प्रकार के होते हैं और ये व्यवहार 2 तरीके के होते हैं, एक उधार होता है और दूसरा हमारा रोकड़ होता है। ठीक है, इन दोनों को भी पढ़ लेते हैं। ए है हमारा रोकड़ी व्यवहार, जो कि कैश ट्रांजैक्शन होता है, मतलब आप सबसे क्या करते हो, कैश लेते हो देन माल बेचते हो। व्यापार में जिन दोनों में नगद रुपया आता है अथवा नगद रुपया आता है उन्हें ही रोकड़ व्यवहार कहते हैं। ठीक है, आप नगद रुपए से ही काम कर रहे हो, आप कोई माल खरीद के आ रहे हो तो भी नगद पे खरीद रहे हो, और आप कोई माल बेच रहे हो तो भी वो नगद पे ही बेच रहे हो, उसको बोलते हैं रोकड़ी व्यवहार, यानी कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है। ठीक है, फिर क्या है उधार व्यवहार। उधार व्यवहार क्या होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जिन लेन देन में रोकड़ का भुगतान भविष्य में किसी भी तिथि को किया जाता है वे उधार व्यवहार कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कोई भी ट्रांजैक्शन किया है, बेचा है या खरीदा है, आपको बोला गया है कि मैं क्या करूँगा, 1 महीने बाद पेमेंट करूँगा। ठीक है, मतलब फ्यूचर में जिसका पेमेंट होगा, बाद में जिसका पेमेंट होगा, उसको हम लोग उधार व्यवहार कहते हैं, यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन हम लोग उसको बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा खाता। खाता क्या होता है, खाता हमारा अकाउंट होता है।
किसी व्यक्ति, संस्थान, वस्तु तथा आय व्यय से संबंधित सभी लेन देनों का लेखा जिस स्थान पर करते हैं उसे खाता कहते हैं। ठीक है, आप जिस अकाउंट में एंट्री कर रहे हो, मतलब किसी व्यक्ति के बारे में, किसी बिजनेस के बारे में, किसी सामान के बारे में, इनकम के बारे में, लॉस के बारे में, क्या आया क्या गया, इन सब के बारे में आप जहाँ पे लिख रहे हो उसी को आप लोग अपना खाता बुक यानी अकाउंट्स बोलोगे। ठीक है, फिर है क्रय। क्रय क्या होता है? परचेज। व्यापार जिस माल गुड्स में व्यापार करता है उसे खरीदने के को क्रय कहा जाता है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम पेन से डील कर रहे हैं, तो हम ये पेन जब खरीद के लाएंगे तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्रय, मतलब हमने क्या किया, इसको खरीदा है। यदि क्रय नगद किया जाता है तो नगद क्रय, और यदि उधार किया जाता है तो उधार क्रय। और अगर हम जो सामान खरीद रहे हैं, अगर हम उसको पैसे दे के खरीद रहे हैं तो हम लोग उसको नगद क्रय बोलेंगे, और अगर हम बोल रहे हैं कि हम इसका पेमेंट बाद में करेंगे तो हम लोग उसको उधार क्रय बोलेंगे। ठीक है, फिर हमारा विक्रय क्या होता है? व्यापारी जिस वस्तु में व्यापार करता है उस वस्तु को बिक्री को विक्रय कहते हैं। विक्रय नगद तथा उधार किया जा सकता है। ठीक है, और अब इस पेन को हम बेच रहे हैं तो इसको बेचने को हम लोग क्या बोलेंगे? विक्रय बोलेंगे। और ये भी क्या हो सकता है, अगर हम इसको नगद में बेच रहे हैं, अगर पैसे लेके दे रहे हैं तो हम लोग इसको नगद विक्रय बोलेंगे, और अगर उसने मुझे बोला है कि इसके पैसे वो मुझे बाद में देगा तो हम लोग इसको उधार विक्रय बोलेंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा विक्रय। फिर नेक्स्ट है हमारा क्रय वापसी। क्रय वापसी क्या होता है? मतलब परचेज रिटर्न। ये पेन हम खरीद के लाए थे लेकिन अब हमें से इसमें से 10 पेन खराब निकल गए, तो इस 10 पेन को हम क्या करेंगे? वापस करेंगे। ठीक है, व्यापारी जिस वस्तु को खरीदता है यदि उस वस्तु दोषपूर्ण है या आदेश अनुसार नहीं है तो उसे वापस किया जाता है, जिसे क्रय वापसी कहते हैं। ठीक है, अगर हम कोई वस्तु खरीद के लाए हैं, उसमें क्या है, कोई खराबी है, तो हम उसे वापस कर देंगे, तो उसी को हम लोग क्रय वापसी कहते हैं। ठीक है, फिर है हमारा विक्रय वापसी। विक्रय वापसी क्या होता है? सेल्स रिटर्न। ठीक है, जो माल हमने बेचा है वो हमारे पास वापस आ जाए। ठीक है, व्यापारी माल बेचता है, यदि वह माल किसी कारणवश ग्राहक को पसंद नहीं आता है तो वो इसे वापस कर देता है। इस वापसी को विक्रय वापसी कहते हैं। ठीक है, हमने माल बेचा लेकिन उसे माल पसंद नहीं आया या उस माल में कोई खराबी निकल गई तो वो मुझे लाके क्या कर देगा? माल वापस कर देगा, तो उसी को हम लोग बोलेंगे विक्रय वापसी, कि बेचा हुआ माल क्या हुआ? वापस आ गया। फिर है हमारे पास मृत ऋण या अशुद्ध ऋण, मतलब बैड डेब्ट्स। ठीक है, बैड डेब्ट्स क्या होता है? व्यापार में माल नगद तथा उधार दोनों प्रकार से बेचा जाता है। जो माल उधार बेचा जाता है उसका भुगतान भविष्य में किया जाता है। ठीक है, देखो व्यापार है, अगर आपके पास बिजनेस है तो उस बिजनेस में आप क्या कर रहे हो? उधार भी माल बेच रहे हो और नगद भी माल बेच रहे हो। ठीक है, तो जो माल आप उधार पे बेचते हो मतलब उसका पैसा आपको बाद में मिलने वाला था। ठीक है, उसका पैसा आपको फ्यूचर में मिलने वाला था। कभी कभी ग्राहक किसी कारणवश देर रकम का भुगतान नहीं करता है, और कभी कभी कुछ हो जाता है कि जो अगर इस पेन का 10 रुपये देना था तो वो क्या होगा, जो ग्राहक था मेरा उसका 10 रुपये मुझे नहीं दे रहा है वो, ठीक है, नहीं दे पा रहा है। इस प्रकार देनदार द्वारा जब रकम भुगतान नहीं की जाती है तो इस रकम को मृत ऋण या अशुद्ध ऋण या अप्राप्त संगित ऋण या बट्टा खाता कहते हैं। ठीक है, तो ये पैसे तो अब मुझे मिलने वाले थे 10 रुपया, बोला था 1 महीने बाद देंगे, लेकिन उसने मुझे दिया ही नहीं, तो मेरा तो ये नुकसान हो गया ना। तो देनदार से मुझे जो पैसे मिलने वाले थे वो नहीं मिले, तो जब इसको नहीं मिले पैसे तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस 10 रुपये को हम लोग अशुद्ध ऋण, अप्राप्त संगित, बट्टा खाता, कुछ भी आप कह सकते हो। ठीक है, जो रकम भुगतान नहीं हुई। फिर हमारा प्रारंभिक रहतियाँ क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक। जो आप बिजनेस खोलते टाइम आपके पास पिछले साल का सामान जो बचा होता है, कैश जो बचा होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। यह वह माल होता है जो पिछले वर्ष शेष या अंतिम रहतियाँ था,
ठीक है। जो पिछले वर्ष क्लोजिंग स्टॉक था, मतलब बिजनेस बंद करते टाइम जो माल बच जाता है उसको हम लोग दूसरे साल क्या बना देते हैं, ओपनिंग स्टॉक बना देते हैं, मतलब उसी से हम बिजनेस शुरू करते हैं। ठीक है, मान लीजिए 10 पेन मैंने खरीदी थी, 10 में से मेरी 5 पेन ही एक साल में बिकी। ठीक है, तो अब वो 5 पेन को मैं फेंक तो नहीं दूंगी ना, उसी 5 पेन से मैं दूसरे साल बिजनेस शुरू करूंगी ना। तो ये 5 पेन इस साल के लिए क्लोजिंग स्टॉक थी, लेकिन अगले साल में जब हम इसको डालेंगे तो उसका ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, अगले व्यापारिक अवधि के प्रारंभ में प्रारंभिक रहतियाँ कहलाता है। ठीक है, फिर हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, अंतिम रहतियाँ। क्लोजिंग स्टॉक व्यापारी अवधि के अंतिम दिन जो माल बिना बिका रह जाता है तो इस माल को अंतिम रहतियाँ कहते हैं। ठीक है, साल भर में जो भी माल बिना बिका रह जाता है, ठीक है, जो बिक नहीं पाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतिम रहतियाँ बोलते हैं। फिर है जीवित रहतियाँ। जीवित रहतियाँ क्या होती हैं, लाइव स्टॉक। व्यापार में जो पशु जैसे घोड़े, गाय और बैल आदि संपत्ति की तरह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें जीवित रहतियाँ कहा जाता है। ठीक है, व्यापार में जैसे अगर कभी आप किसी एनिमल्स का यूज़ कर रहे हो, जैसे घोड़े, गाय, बैल, इन सब चीज़ों का, तो इन सब को जब आप प्रयोग करते हो तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइव स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, फिर है हमारा मृत रहतियाँ, डेड स्टॉक। ये वे संपत्ति होती हैं जो व्यापार में लगातार प्रयोग की जाती हैं, अर्थात स्थायी स्वभाव की होती हैं। ठीक है, ये वो स्टॉक्स होते हैं, मतलब वो संपत्ति, एसेट्स होते हैं जिनको आप बिजनेस में लगातार यूज़ कर रहे हो, लेकिन ये एक जगह टिकी होने वाली होती हैं। ठीक है, ये चेंज नहीं होती हैं। जैसे भवन हो गया, भूमि हो गया, मशीन हो गया, मृत रथ, इन सबको हम लोग मृत रहतियाँ कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको आप जैसे यूज़ करोगे वैसे होंगे। और इनको हम लाइव स्टॉक क्यों बोलते थे, क्योंकि ये जीवित इंसान, मतलब जीवित जानवर थे, ये अपने हिसाब से मूवमेंट, सांस लेना, ये सब कर सकते थे, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोग इनको मृत रहतियाँ कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा छूट, डिस्काउंट। क्या होता है, प्रत्येक व्यापारी अपना विक्रय बढ़ाना चाहता है, व्यापारी ग्राहकों को माल खरीदने पर कुछ देता है। ठीक है, हर व्यापारी क्या चाहता है कि उसका सेल्स बढ़े। ठीक है, और व्यापारी ग्राहक जो मतलब रोज के उसके ग्राहक होते हैं, ज़्यादा वाले ग्राहक होते हैं, उनको क्या करता है, वो कुछ छूट देता है। ठीक है, कुछ देता है, मतलब कि हाँ आप मुझसे ज़्यादा सामान खरीदेंगे तो मैं 10% का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट, इस तरीके का दूंगी। इसे ही छूट कहते हैं, इसे ही वो क्या कहते हैं, छूट कहते हैं। छूट देने का उद्देश्य विक्रय की मात्रा बढ़ाना है तथा शीघ्र भुगतान प्राप्त करना होता है। छूट 3 प्रकार की होती है। ठीक है, छूट पाने का उद्देश्य क्या होता है, ताकि आपको तुरंत पैसे मिल जाए। कभी कभी होता है ना कि आप मुझे तुरंत पेमेंट करेंगे तो मैं 10% का डिस्काउंट दूंगा, या होता है कि मैं आपको पर्टिकुलरली डिस्काउंट दे रहा हूँ कि आप मेरे ही पास से सारा माल खरीदे, जिससे क्या हो, मेरा व्यापार बढ़ सके। ठीक है, तो ये मोटिव होता है छूट देने का। अब छूट क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से छूट होते हैं तो वो हम देखते हैं। पहला छूट होता है हमारा व्यापारिक छूट, मतलब ट्रेड डिस्काउंट, जो बिजनेस हर किसी को देता है। ठीक है, यह छूट माल का विक्रेता माल के सूची मूल्य पर कुछ प्रतिशत दर से ग्राहकों को प्रदान करता है। ठीक है, कि जैसे कि अगर माल 500 का है तो 500 पे 10% का डिस्काउंट है, वो क्या होगा, सबको मिलेगा। जो भी 500 का माल खरीदेगा उसको क्या होगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इस छूट का लेखा नहीं किया जाता, इस छूट का उद्देश्य बिक्री बढ़ाना होता है। ठीक है, और इस छूट को हम अलग से अपने अकाउंट बुक में नहीं दिखाते, क्योंकि हम इसको माल में से ही डिडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अलग से हम डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी अकाउंट बुक में नहीं दिखाते हैं। और इस छूट का मोटिव क्या होता है, इस छूट का उद्देश्य होता है ताकि उसकी सेल्स क्या हो, बढ़ सके। नेक्स्ट है हमारा नगद छूट, कैश डिस्काउंट। क्या होता है, माल का विक्रेता ग्राहकों को माल बेचते समय सूचित करता है कि यदि वो एक निश्चित समय से पूर्व देय धन का भुगतान कर देंगे तो उन्हें कुछ रकम छोड़ दी जाएगी। ठीक है, कैश डिस्काउंट क्या होता है, माल का विक्रेता मतलब जो माल बेच रहा है वो माल खरीदने वाले को एक मतलब कि एक तरीके का मैसेज देता है कि आप क्या करोगे, अगर आप निश्चित समय से, मतलब अगर आप तुरंत पेमेंट करोगे या 2 दिन के अंदर पेमेंट कर दोगे या 3 दिन के अंदर पेमेंट कर दोगे तो आपको कुछ रकम में क्या कर दी जाएगी, माफ़ी कर दी जाएगी, मतलब कुछ रकम हमारी तरफ से आपको छूट दी जाएगी।
यह छूट पाने के लिए ग्राहक भुगतान शीघ्र करने का प्रयास करते हैं। और अब लोगों को भी क्या होता है कि अगर मैंने 10 रुपये का पेन खरीदा है तो मुझे आज नहीं तो 10 दिन बाद तो इसका पेमेंट देना ही है, लेकिन अगर मैं इसका पेमेंट 2 दिन के अंदर दे रहा हूँ तो ये पेन मुझे 8 ही रुपये की पड़ रही है, तो भाई मुझे भी तो 2 रुपये की छूट चाहिए। तो इस छूट पाने के चक्कर में मैं क्या करूँगी, पेमेंट जल्दी देने की कोशिश करूँगी। इस प्रकार यह वह छूट होती है जिससे ऋणदाता अपने देनदारों को शीघ्र भुगतान करने पर देता है। ठीक है, तो ये वो भुगतान होते हैं जो क्या करता है, जो देने वाला होता है वो क्या करता है, उनको दिया जाता है। ठीक है, इस छूट का लेखा वह अपनी लेखो पुस्तकों में करते हैं और इस डिस्काउंट को हम लोग क्या करते हैं, अपने अकाउंट बुक में दिखाते हैं। ठीक है, फिर है अब व्यापारिक छूट और कैश डिस्काउंट में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं, देन हम तीसरे टाइप का डिस्काउंट पढ़ेंगे कि वो क्या होता है। ये है हमारा व्यापारिक छूट व नगद छूट में अंतर। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो पहला क्या होता है, इधर देख सकते हो मैंने क्रम लिखा है कितने डिफरेंस होते हैं। इधर है व्यापारिक छूट मतलब ट्रेड डिस्काउंट, इधर है हमारा नगद छूट मतलब कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो यह छूट माल बेचते समय दी जाती है। व्यापारिक छूट जब हम माल बेचते हैं तब देते हैं। ठीक है, और यह छूट भुगतान प्राप्त करने समय दी जाती है, और ये छूट जब हम पेमेंट लेते हैं तब देते हैं। ठीक है, जब पैसे लेते हैं तब देते हैं। इस छूट का उद्देश्य विक्रय बढ़ाना होता है। इस छूट का मेन मोटिव क्या होता है, ताकि हमारा सेल्स बढ़े। ठीक है, लोग ज़्यादा सामान हमारे घर से खरीदे, और इसका उद्देश्य शीघ्र भुगतान पाना होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, ताकि हमें जल्द से जल्द पेमेंट मिल सके। यह छूट माल के अंकित मूल्य पर दी जाती है। ठीक है, इस छूट को हम लोग क्या करते हैं, अंकित मूल्य पे देते हैं। मतलब अगर 500 का आइटम है तो 500 पे आपको 10% का या जितने परसेंट का डिस्काउंट कंपनी देना चाहे वो देती है। ठीक है, यह छूट भुगतान प्राप्त होने वाली रकम पर दी जाती है। और ये जैसे कि आपने 3 लाख है तो 3 लाख में से 1 लाख पेमेंट तुरंत कर दिया है, तो ये छूट क्या होगी, आपको उस 1 लाख रुपए पे दी जाएगी। ठीक है, इस छूट को लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता है। इस छूट को हम लोग अपने अकाउंट बुक में नहीं दिखाते हैं। ठीक है, और इस छूट का लेखा पुस्तकों में किया जाता है। इस छूट को हम लोग अपने अकाउंट बुक में दिखाते हैं। इस छूट की रकम को बीजक में दे धन से घटा देते हैं। इस छूट को हम लोग क्या करते हैं, जब बीजक बनाते हैं मतलब अपना अकाउंट बनाते हैं, जनरल करते हैं, तो हमें जो धन देना होता है उसमें से ही हम लोग डायरेक्ट, जैसे 500 है 500 का 10% 50 रुपये घटा के हम लोग 450 ही दिखाएंगे। ठीक है, इस छूट की रकम को भुगतान मिलने पर प्राप्त रकम से घटा देते हैं। लेकिन इस छूट को हम लोग जब रकम मिल जाती है तो हम लोग प्राप्त रकम में से ही क्या करें, जैसे 1 लाख मिला है तो 1 लाख पे हमने 5000 की छूट दी है, तो हम 5000 उस 1 लाख में से ही क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, यह छूट ग्राहक द्वारा निश्चित मूल्य अथवा अधिक माल खरीदने पर दी जाती है। अगर ये क्या हो, आप 500 का माल खरीदोगे तभी आपको मिलेगा, या आप एक लिमिट से ज़्यादा माल खरीदोगे तभी मिलता है। ठीक है, और यह छूट एक निश्चित अवधि से पूर्व या निश्चित तिथि से पूर्व भुगतान मिलने पर दी जाती है। और ये छूट क्या होता है, ये आप एक समय से पहले जब भुगतान देते हो या तुरंत पेमेंट करते हो तब आपको मिलता है। ठीक है, अब लास्ट हमारा जो है छूट का टाइप वो क्या है, वो है विशेष छूट, जो दी जाती है स्पेशल डिस्काउंट। ठीक है, यह छूट सभी ग्राहकों को नहीं दी जाती है, यह छूट विशेष ग्राहकों को दी जाती है। अब ये जो छूट है वो हर ग्राहकों को नहीं दी जाती है, ये कुछ ग्राहकों को दी जाती है जो उनके स्पेशल होते हैं, रोज के कस्टमर्स होते हैं। ग्राहकों को स्थायी बनाने के उद्देश्य से तथा एक निश्चित मात्रा से अधिक रकम का माल खरीदने पर दी जाती है। ठीक है, अपने अगर हम देख रहे हैं कि ये कस्टमर रोज आ रहा है तो हम लोग उसको डेली स्थायी बनाने के लिए कि ये हमारे पास से ही माल खरीदे और क्या हो, अधिक रकम का माल खरीदे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये स्पेशल डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट चैप्टर मैं रोजनामचा आपको पढ़ाऊंगी, और रोजनामचा के मैं जो थ्योरी है और न्यूमेरिकल है वो पूरे को एक ही पार्ट में कवर करूँगी। आपके जो बीसीओ न्यूमेरिकल है और जो थ्योरी है उन सबको मैं एक ही पार्ट में पढ़ाऊँगी। तो आप लोग ये वाला वीडियो मेरा ज़रूर देखिएगा और इस पर मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।